बेलमेंट और बेली, लियन बेलर और लियन श्योरिटी इंश्योरेंस। देखो हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, निकिता बताएंगे एक बार आप। जितना मुझे पता था सर मैंने बता दिया। और दिव्या वॉइस आ रही है? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। दिव्या पिछली क्लास का याद है क्या क्या किया था हमने? यस सर। बताओ बेटा दिव्या क्या क्या किया था पिछली क्लास का हमने? पिछली क्लास में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और प्लेज किया था। हाँ वेरी गुड। आज देखो हम क्या क्या करेंगे बेटा। जो प्लेज है ना, बेसिकली प्लेज आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, इसमें नहीं है ना, तो प्लेज में एक एडिशनल करा देता हूँ, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है तो एक बार देखना है आपको। रीजन क्या है, देखो प्लेज आ भी सकता है, जैसे उसके टू पार्टीज होगा। अब जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, संदीप आपको वॉइस आ रही है? अभिषेक वॉइस आ रही है बेटा आपको? यस ऑडिबल है। अभिषेक ठीक है बेटा। एक बार मुझे ये बताओ, व्हाट आर द टू पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंडेमनिटी? इंडेमनिटी में कितने पार्टीज होते हैं? बोलो बोलो। टू पार्टीज। नेम बताओ उनके टू पार्टीज के। एक है इंडेमनीफायर हम्म और एक है क्या था इसका, इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है ना। नैना आपको वॉइस आ रही है? यस सर आ रही है मुझे। तो बेटा आप बताओ कि व्हाट आर द टू पार्टीज इन्वॉल्विंग इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? बेलमेंट में कितने पार्टीज होते हैं? उसमें भी दो ही होते हैं सर। हाँ वेरी गुड। क्या नाम होते हैं दोनों, क्या आप बताएंगे? बेलर बेली। बेलर और बेली। वेरी गुड। इसके बाद बताओ बेटा आप अभिषेक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने पार्टीज पढ़े थे हमने? तीन। तीन नाम बताओ उनके। गारे एक मिनट से मैं देख सोच लूं। नहीं गारंटर डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। यस हाँ यस सॉरी यस। ठीक है ना। तो बेटा आप मुझे बताओ, जैसे टू टाइप्स ऑफ बेलमेंट, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ बेलमेंट हमने पढ़ा था? बताओ कौन कौन है टू टाइप्स ऑफ बेलमेंट? ग्रेशियस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। ग्रेटिचुअस एंड नॉन ग्रेटिचुअस। ग्रेटिचुअस कौन सा होता था बेटा? फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें नो मनी इन्वॉल्व है। हाँ, और नॉन ग्रेटिचुअस में मनी इन्वॉल्व। क्लियर है यहाँ तक? हाँ ठीक। यस। अब इसके बाद देखो आज का जो टॉपिक करना था हमने, देखो नैना में फिर से जल्दी से 5 मिनट उससे ज्यादा नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमें बेटा आज पार्टनरशिप एक्ट भी स्टार्ट कराना है। इसके बाद देखो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट 2 है, इसमें बेसिकली 3 पार्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट 2 जिसमें 5 केस हैं जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सेल ऑफ गुड्स 1930 है, फिर पार्टनरशिप एक्ट है 1932। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट 2 आप स्टडी कर रहे हैं एलएलबी सेकेंड ईयर में, फर्स्ट बुक का ये बच्चों ने बीकॉम बीबीए में बिजनेस लॉ में पढ़ लिया होता है, ठीक है ना। बिजनेस लॉ में उन्होंने कवर अप कर लिया होता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या पढ़ा था? इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इन विच वन पार्टी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम
loss of any other cause. ठीक है ना? Basically, there are two parties involved in contract of indemnity. First, indemnified, and the second one is indemnified. Clear है यहाँ तक? So basically, आपका ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है. हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेसिक में पढ़ा था LLB फर्स्ट ईयर में. कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते थे? जो डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जो किसी इवेंट के हैपन पे डिपेंड होता था. ठीक है ना? सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसमें फायर इंश्योरेंस, वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता, इसमें फायर और मरीन इंश्योरेंस आता है. ठीक है? इसके बाद देखो ना, हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तरह से बैंक की गारंटी होती है कि जैसे जो तीन पार्टी होती है, इसमें तीन पार्टीज देखो कौन कौन सी होती थी? डेटर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर. ठीक है ना? अब जिसने, मान लो फर्स्ट पार्टी ने, जैसे मैंने अभिषेक को लोन दिया, ठीक है ना? मैंने अभिषेक को लोन दिया, तो अभिषेक को लोन चाहिए था, तो अभिषेक इज क्रेडिटर, जो लोन लेता है. मैंने दिया, तो डेटर कौन हूं? मैं हूं. ठीक है ना? श्योरिटी कौन होगा? मेरे जैसे अगर अभिषेक ने नहीं दिया, तो संदीप ने उसकी श्योरिटी लेके संदीप अमाउंट को पे कर देगा. किसको? लव मिश्रा को. ठीक है ना? तो बेसिकली श्योरिटी कौन होता है? जो गारंटी देता है. क्रेडिटर कौन होता है? जो पैसे उधारी में लेता है. और डेटर जिसको पैसे वापसी में मिलते हैं. ठीक है ना? इसके बाद देखो बेटा, हमने स्पेसिफिक गारंटी और कॉन्टिन्यूइंग गारंटी पढ़ा था. स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए होता था, कॉन्टिन्यूइंग पूरे सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए होता था. ठीक है ना? अब इसमें जो श्योरिटी की डिस्चार्ज है, बेसिकली तीन टाइप से होती थी: रिवोकेशन से, क्रेडिटर से, और इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से. ठीक है ना? इसके बाद देखो आपका आता है बेटा, फिर ये डिस्चार्ज एक बार पढ़ लेना. फिर मैंने राइट्स ऑफ श्योरिटी भी बताया था पिछली क्लास में, इसको भी ऊपर से एक बार देख लेना आप एग्जामिनेशन पॉइंट से. बेलमेंट वेरी इंपॉर्टेंट था, बेलमेंट एग्जाम में आते ही आता है. ठीक है ना? बेलमेंट का सेक्शन, ये इसमें क्या क्या एसेंशियल होते हैं, कितने पार्टीज होते हैं, बेलर बेली दो पार्टीज होते हैं. ठीक है ना? इसमें एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हमने पढ़ा था. एक्चुअल यानी कि बेलमेंट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. जैसे मैं एक अपने नेबर को एक गमला देता हूँ, गमला देके मैं कहीं घूमने चला गया, हॉलीडेज पे चला गया, वापिस आके मेरे जो फ्लावर पॉट है उसको किसने दिया है? नेबर ने दिया. तो बेसिकली दिस इज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है ना? तो इसमें हमने एक्चुअल डिलीवरी पढ़ा था कि मैं अपने सामने से इसको देके जा रहा हूँ. सिंबॉलिक मैंने फोन कॉल कर दिया. ठीक है ना? या फिर कंस्ट्रक्टिव मैंने क्या बताया था? किसी को याद है? सर मेरे में डाउट था कि कंस्ट्रक्टिव और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है. मैंने बताया तो था. बताया था आपने. देखो एक्चुअल क्या है, मैं सामने से देके जाता हूँ. याद है अभिषेक के आपको? हाँ बताओ. फिजिकल डिलीवरी. आप घर पे नहीं हो, आपने फोन किया आपने फ्रेंड के पास कि भाई मैं पार्सल ले रही हूँ, कि आपका पार्सल आपके फ्रेंड ने ले लिया, कि मतलब थर्ड पर्सन जो है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है. Redemption of the after the completion of the task. आज बच्चे कम आए हैं, शिवानी भी नहीं आई आज. Contract of. देखो आप इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स में फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, फिर एक पर्पस होगा, पोजीशन होगा, और गुड्स का रिटर्न होगा. ठीक है ना? फॉर्म ऑफ बेलमेंट में बेसिकली हमने फॉर्म पढ़े थे. एक ग्रेटिट्यूअस हायरिंग, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू रिपेयर विदाउट रेम्यूनरेशन, डिलीवरी गुड्स फॉर कैरेज और फाइंडर ऑफ गुड्स. ठीक है ना? दो तरह के बेलमेंट होते थे, ग्रेटिट्यूअस और नॉन ग्रेटिट्यूअस. तो ग्रेटिट्यूअस क्या होता था? फ्री ऑफ चार्ज होता था. नॉन ग्रेटिट्यूअस जिसमें बोथ द पार्टीज गेट सम बेनिफिट. ठीक है ना? इसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व था. कंसीडरेशन हमने पढ़ा था, समथिंग इन रिटर्न. ठीक है ना? इसके बाद बेटा राइट्स एंड ड्यूटीज हमने कवर अप कर लिए थे, क्योंकि बेटा आपका कोर्स भी कराना है मुझे जल्दी. ठीक है ना? इसको एक बार पढ़ लेना आप. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हमने स्टार्ट करना था. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज आपके सिलेबस में बेसिकली है नहीं, बट मैं कराऊंगा. ठीक है ना? इसको पता होना चाहिए कि आपके स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में आता भी है प्लेज. नहीं पूछे थे. प्लेज बेसिकली क्या होता है? जैसे मैंने बेलमेंट का एक सिक्योरिटी अमाउंट पे करके, ठीक है ना, फॉर पेमेंट ऑफ डेट. कहने का मतलब है किसी से मैंने उधारी ले रखी है, उधारी लेने के जगह पे मैंने उसको एक मोर्टगेज दे रखा है. मोर्टगेज कहने का मतलब है जैसे मैं अपने बैंक से लोन लेता हूँ, अब लोन लेने के लिए मुझे कुछ,
हाँ, गिरवी रखना। तो मोर्टगेज दे रखा है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लेज बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो पर्सन बेलमेंट कर रहा है उसे प्लेजर बोलते हैं, ठीक है ना। प्लेजर और पॉनर बोलते हैं, ठीक, मतलब जो दे रहा है उसे पॉनर बोलते हैं, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे पॉनी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लेज में 4 चीजें। सर सबसे फिर से पहले बताना एक बारी, डिलीवरी। लव सर फिर से बताना प्लीज। हाँ, बता रहा हूँ बेटा। पॉनर और पॉनी 2 होते हैं, ठीक है ना। पॉनर कौन होगा? जो बेलमेंट को बना रहा है। ये तो कुछ हो रहा है कि कौन होता है। हाँ कौन ये जिसको रिसीव हो रहा है। हाँ, कौन डिलीवर कर रहा है। पॉनर जो बेटा डिलीवर कर रहा है अभिषेक, और पॉनी जिसको रिसीव हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लेज में 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले डिलीवरी ऑफ गुड्स होगा। गुड्स एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। पर्पस क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट। और प्लेज क्या होगा? एक स्पेसिमेन होगा किसका? बेलमेंट का, ठीक है ना। इसके बाद देखो पॉनी के क्या क्या राइट है, इसको ऊपर से देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। सबसे पहले राइट ऑफ रिटेन द गुड्स प्लेज रहेगा, ठीक है ना। मतलब एक जो पॉनी के पास जो मोर्टगेज बेलमेंट है, पॉनी क्या करेगा? उसको रखे रहेगा जब तक कि टास्क फुलफिल ना हो जाए। जैसे देखो एग्जांपल से समझाया है कि सनी ने क्या करा, कुछ लोन लेने के लिए गोल्ड ज्वेलरी को प्लेज में रखा है, इनकी गिरवी रखा है। अब इस केस में बैंक के पास पूरा अधिकार है, अगर उसको पूरा लोन अमाउंट नहीं मिलता है इंटरेस्ट के साथ, तो क्या करेगा? गोल्ड ज्वेलरी को अपने पास रख ले, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा बेटा? देखो आप, राइट टू रिटेंशन ऑफ प्लेज गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट डेट्स। कहने का मतलब है पॉनी के पास पूरा अधिकार है कि अपने गुड्स को अपने पास रख सकता है जिसमें डेप्ट आउटस्टैंडिंग, यानी कि बकाया है, बकाया आउटस्टैंडिंग जिसे अभी तक प्राप्त नहीं किया गया, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखो, पॉनी के पास एक पूरा राइट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर करने के लिए। सो पॉनी हैज अ राइट टू क्लेम extraordinary expenses incurred for preservation of goods pledge, ठीक है ना। सिर्फ प्लेजी के पास कोई राइट नहीं होता गुड्स फॉर सच एक्सपेंसेस। इसके बाद देखो, पॉनीज राइट वेयर पॉनर्स मेक डिफॉल्ट। पॉनी के पास एक राइट है जहां पॉनर कोई डिफॉल्ट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब वो रिटेन कर सकते हैं ना, अपने पास गुड्स को रख सकते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? अभिषेक, नैना, संदीप, आपको, दिव्या। यस आज बच्चे कम क्यों है यार? नैना, दिव्या, लेन के वॉइस लिए आ कहा रही है? था, क्या बेटा? आपने होमवर्क दिया था लेन के लिए। हाँ हाँ, लेन के आ लिए, रही है लेन का सर। होमवर्क दिया। ठीक है, ठीक ठीक। लेन का आया बेटा किसी को कुछ समझ में? सर आया आया। पर्टिकुलर लेन और जनरल लेन, ठीक है ना। सर लेन मींस इसके राइट टू बाद रिटेन द प्रोडक्ट। हाँ, अभी नीचे आएगा बेटा एजेंट में फिर से लेन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। सबसे देखो पहले पॉनर्स राइट। पॉनर का राइट क्या? राइट टू रिडीम। रिडीम आप सबको पता होगा, रिडीम का मतलब क्या होता है? बेनिफिट को अवेल कर लेना, ठीक है ना। कोई बेनिफिट है उससे हमने अवेल कर लिया। तो पॉनर कोई भी रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट बना रहा है बिना किसी डिफॉल्ट के। तो पॉनर क्या कर सकता है? उसके पास एक राइट है, वो गुड्स को रिडीम कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, मतलब गुड्स को वापस ले सकता है। पॉनर है ना, पॉनर अपने जैसा, पॉनर ने सारा पेमेंट दे दिया बेटा पॉनी को, ठीक है ना। जैसे पॉनर मैं हूं और पॉनी कौन है? बैंक है। तो मैंने बैंक को सारा अपने लोन का अमाउंट दे दिया, तो मैं अपने गुड्स को फिर से वापस ले सकता हूँ, रिडीम, ठीक है ना। इसके बाद देखो, अगर पॉनर ने कोई डिफॉल्ट किया है प्रिंसिपल अमाउंट देने में या उसके इंटरेस्ट, तो इसमें क्या कर सकता है? एक्चुअल सेल से पहले, आपको पता है बेटा अगर बैंक को अपना लोन का अमाउंट नहीं मिलता है तो वो क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? अपने गुड्स को, मतलब सेल होने से, जो बैंक है, जैसे बैंक को लोन अमाउंट नहीं मिलता है तो बैंक क्या करता है? गुड्स या प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देता है। तो इस केस में क्या है कि बिफोर द एक्चुअल सेल, कहने का मतलब है एक्चुअल सेल से पहले जो पॉनर है वो क्या कर सकता है? अपनी गुड्स को ले सकता है और एक्सपेंसेस पे एडिशनल कर सकता है अपनी गुड्स को रिडीम करने के लिए, ठीक है ना। फिर सेकंड पॉइंट देखो, प्लेज, जहां पॉनर के पास एक लिमिटेड
इंटरेस्ट होता है, यानी कि लिमिटेड इंटरेस्ट कहने का मतलब है जब तक पूरा जो अमाउंट है पे नहीं किया जाएगा तब तक पॉनर अपने गुड्स को टेक ओवर नहीं कर सकता है, ठीक है ना बेटा। इसके बाद देखो मर्केंटाइल एजेंट है, ये कॉन्सेप्ट हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। बेसिकली जो मैं करा रहा हूँ ना विषय को पूरा डिटेल में कराऊंगा एलएलबी सेकंड ईयर, चाहे मुझे कितना ही समय लगे, ठीक है ना। एलएलबी सेकंड और थर्ड ईयर बहुत लेंथी है बेटा, ठीक है ना। और आपका एग्जाम एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू आपने दे रखा है। एमसीक्यू में आप सबको अपना लेवल पता चल गया होगा, कैसे लेवल आपका। यस सर। देखो आप इसमें प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है ना। तो मर्केंटाइल एजेंट बेसिकली पोजीशन ऑफ गुड्स का होता है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स विद द कंसेंट ऑफ ओनर, ठीक है ना, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो कहने का मतलब है मर्केंटाइल एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जिसके पास गुड्स की पोजीशन होती है, ठीक है ना। अब जैसे कहने का मतलब है बैंक का मर्केंटाइल एजेंट कौन होगा, जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, जो लोन को पास करता है, सैंक्शन करता है। सैंक्शन कहने का मतलब है पास करना। तो जो बैंक का मर्केंटाइल एजेंट कौन हो गया, जो लोन को पास कर रहा है, ठीक है। सो इसके बाद देखो आप इस केस में क्या कर सकता है प्लेज, देखो आप कहने का मतलब है जैसे हम लोन जो पास कर रहे हैं, मर्केंटाइल एजेंट का पॉनर के साथ गुड फेथ होना चाहिए, ठीक है ना। गुड फेथ कहने का मतलब है हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, तो हमारा एक गुड फेथ होना चाहिए किसके साथ, इंश्योरेंस के साथ, ठीक है ना। इसके बाद देखो प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वाइडेबल। वाइडेबल बेटा याद है सबको, वाइडेबल क्या था, वाइडेबल क्या होता है अभिषेक, कुछ आइडिया, एक तरफा। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। हाँ वेरी गुड, एक तरफा, कि एक पर्सन कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो बेसिकली पॉनर ने अगर पोजीशन ऑफ गुड्स क्या है किसी वाइडेबल कंडीशन, तो क्या कर सकता है, कैंसिल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। उसके साथ उसका मतलब कहने का मतलब यहाँ तक क्लियर है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपको भी हो रहा है अभिषेक वॉइस ब्रेक? थोड़ी हुई थी। अच्छा थोड़ी हुई थी, ठीक है। देखो आप फिर से बता देता हूँ, हमने नैना क्या पढ़ा है, प्लेज बाय नॉन ऑनर ऑफ गुड। सबसे पहले प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट एक बैंक जो बैंक में लोन प्रोवाइड करता है उसको मर्केंटाइल एजेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो उनके बीच में गुड फेथ होना चाहिए, जब वो एक प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे तो दोनों के बीच में गुड फेथ होना चाहिए। इसके बाद देखो प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर हो रहा है तो उस केस में भी गुड फेथ होना चाहिए। गुड फेथ नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो प्लेज बाय को ऑनर इन पोजीशन, को ऑनर के साथ हो रहे तो कंसर्न होने चाहिए अदर का, ठीक है। फिर देखो प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजीशन। सो बेसिकली सेलर है उसके पास पोजीशन ऑफ गुड्स है, तो वो बेसिकली सोल्ड कर सकता है विद कंसेंट ऑफ सेलर बिफोर मेकिंग अ वैलिड प्लेज। इसके बाद देखो बेटा आपका एक डिफरेंस आता है, ठीक है ना, बेलमेंट और प्लेज का। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ लिया था। बेलमेंट आपका कब आता है, सेक्शन 48 में 148, और प्लेज कहाँ आता है, सेक्शन 172 में। सो बेसिकली बेलमेंट क्या होता है, एक टेम्पोररी कंडीशन होता है। प्लेज क्या होता है, आफ्टर टाइम के बाद वापस ले सकते हैं हम, ठीक है ना। पार्टीज बेटा दो होती है बेलमेंट में, बेलर और बेली। इसमें कितनी होती है, पॉनर और पॉन। कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि पैसा हो, इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। इसमें कोई अधिकार नहीं है राइट टू सेल द गुड्स। इसमें अधिकार अगर पार्टी ने डेब्ट को पे नहीं किया। इसमें यूज कर सकते हैं गुड्स, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इसमें गुड्स यूज नहीं किया जा सकता। ये बेसिकली सेफ कीपिंग रिपेयर के लिए होता है। किसके लिए होता है, एज सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ डेब्ट। तो प्लेज आ गया बेटा समझ में सबको, दिव्या, संदीप, अभिषेक। लव सर ये जो बेलमेंट में एक हाँ आइटम है कंसिडरेशन, उसमें लिखा है मे और हाँ मे नॉट बी प्रेजेंट, और प्लेज कह रहा है कि ऑलवेज प्रेजेंट। हाँ। बेलमेंट तो वो होता तो है मैंने कि हम अब लोग ने कुछ हैंड ओवर कर दिया कुछ प्रोडक्ट को किसी दूसरे पर्सन को।
तो इसमें पैसा कैसे, वॉइस ब्रेक हो रही है अभिषेक आपकी। जैसे मैं ये कह रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे हाँ अगर हाँ हमने बेलमेंट किया, बेलमेंट होता है हाँ क्योंकि हमने टेम्परेली अपना प्रोडक्ट किसी को हैंड ओवर कर दिया, हम्म तो इसमें जो आप बात कर रहे हैं कंसिडरेशन की, पैसे के और हम्म नॉन पैसे को लेके, हम्म। वो कैसे होगा इसके अंदर? जो बेलमेंट है ना बेटा, देखो आप ध्यान से समझना अभिषेक आप, जो बेलमेंट है बेसिकली बेलमेंट में कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता था, यानी कि मैं किसी का जो प्रॉपर्टी है उसको सेफ गार्ड यानी कि उसकी सुरक्षा कब तक कर सकता हूँ, मतलब उसमें मैं कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं करूंगा, वो मेरे को प्रॉपर्टी देता है, मैं उसकी सिक्योरिटी करूंगा, जब वो वापस आएगा तो मैं उसको वापस रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना। बट प्लेज में क्या होता है अभिषेक, प्लेज में मैंने अगर बेलमेंट किया है, बेलमेंट कहने का मतलब है कोई प्रॉपर्टी को मोर्टगेज दिया है, जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा मेरे को वापस नहीं मिलेगा, ठीक है ना अभिषेक। ठीक है सर, लेकिन ये जो फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि बेलमेंट में कि मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, तो यहाँ तो हम्म। यहाँ तो पैसे की बात तो आई नहीं ना बेलमेंट के अंदर, या ये बेलमेंट मे और मे नॉट बी कैसे आ गया? मे और मे नॉट कहने का मतलब है जैसे कि आपका, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आपने एग्जांपल दिया था कि मैंने अपनी बाइक को क्या करा, पार्किंग में पार्क कर रखा है, तो पार्किंग में वो मेरी सिक्योरिटी कर रहा है अच्छा, बाइक की, मैं उसको गॉट इट, समझ, कंसिडरेशन पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। राइट, और आप ठीक ही है ने सर, कहा ठीक है, था थैंक यू। याद तो अभिषेक की गली में, मैंने गली में पार्क कर हाँ दी, तो हाँ गली हाँ, में यस, क्या मेरे को कंसिडरेशन देना पड़ रहा है। आई रिमेम्बर नाउ, आई रिमेम्बर, या। ठीक है, ठीक है, आगे चले बेटा। अब देखो जी सर। एजेंसी है बेटा, आज लास्ट टॉपिक है, फिर मैं एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में सबसे पहले देखो आप, मैं अभी भी कह रहा हूँ बेटा आप सबको, जो कॉन्ट्रैक्ट टू है ना, पिछली बार थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम दिया था, पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों देते एग्जाम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होता है, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से करके जाना एग्जाम। देखो एजेंसी का क्या, एजेंसी में कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, दो होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट, ठीक है ना। सो एजेंट क्या होता है, एजेंट एक पर्सन होता है जो एम्प्लॉयड किया जाता है टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, ठीक है ना। सो प्रिंसिपल और एजेंट कहने का मतलब है जैसे मैं किसी के अंदर इंटर्नशिप कर रहा हूँ, कोई काम सीख रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली हम जैसे लॉयर बनने वाले हैं, तो लॉयर के लिए हम इंटर्नशिप करते हैं किसी लॉ फर्म, तो जो मेरे को इंटर्नशिप, मेरे को आर्टिकलशिप दे रहा है वो कौन है, प्रिंसिपल है, और मैं उसके अंदर काम सीख रहा हूँ, तो मैं एक एजेंट। क्लियर है बेटा अभिषेक, चले आगे हम। यस सर, थैंक यू। तो बेसिकली देखो एजेंट कौन है, जो एम्प्लॉयड किया जाता है किसी पर्सन के थ्रू जो उसके लिए काम करता है। अब क्या प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है जरूरी अभिषेक, या फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा सकता है? डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस। हाँ वेरी गुड, हो भी मैंने अगर सकता है नहीं भी हो सकता है। इंटर्नशिप, सर मैंने इंटर्नशिप ली अपने ब्रदर के अंदर, तो वो पैसे लेगा नहीं। अगर मैंने इंटर्नशिप ली वेरी किसी गुड। और के अंदर थर्ड पार्टी में, तो पैसे ले लेगा, तो बात वही है, मे और मे नॉट बी। हम्म, ठीक है ना। सो बेसिकली देखो ये एक पर्सन होता है, ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग, मतलब ये एक तरह से लैटिन वर्ड है, इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके बाद देखो एजेंट को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिसने एक मेजोरिटी है साउंड पर्सन, हमने कैपेसिटी टू एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, जो क्वालिफाइड बाय लॉ है, मेजर है, या फिर साउंड पर्सन, ठीक है ना। अब देखो आपका अभिषेक एजेंट कौन कौन हो सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो मैं ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट, देखो एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है अभिषेक बताओ, एक्सप्रेस और जिसमें इम्प्लाइड पढ़ा था हमने। जिसमें हम लोग एक्सप्रेस करते हैं अपना इंटरेस्ट। वेरी गुड, बाय द वे फॉर ऑफ एग्जांपल, ओरल और रिटर्न। ईओआईज। ईओआईस मतलब? सर ईओआई ये, सर ये एमओयू का पहला प्रोसेस है। हम जब कॉन्ट्रैक्ट के पहले एंटर करते हैं एमओयू से हम्म पहले। फॉर एग्जांपल, हम्म सपोज मैंने कोई प्रॉपर्टी को चूज किया, तो मैं उसको पहले ईओआई प्रेजेंट करूंगा, जिस मींस मैं उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड हम्म। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड प्रोसेस होता है एलओआई, लेटर ऑफ इंटेंट, जिसमें हम लोग हाँ वेरी टर्म्स ऑफ गुड। ट्रेड को डिफाइन करते हैं। थर्ड आता है हमारा मेन एमओयू और एग्रीमेंट टू लीज, एग्रीमेंट टू सेल, जिसमें हम लोग अपने राइट डिफाइन करते हैं। सर थैंक यू। हम्म।
मेरे हिसाब से एक्सप्रेस करेक्ट है इंटरेस्ट बेटा। यही है सर, आई थिंक कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट है। अब बाकी आप देखो, ये बताओ आप। संदीप बार बार आ रहा है जा रहा है, ऐसा क्यों संदीप? अब देखो बेटा मैं समझाता हूँ। सबसे पहले एजेंसी एक्सप्रेस यानी कि ओरल और रिटर्न फॉर्म में। इम्प्लाइड कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट जैसे में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, डॉक्टर, जो लीडिंग प्रैक्टिसिंग प्रोफेशंस होते हैं उसके अंडर काम करो, तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि हमें इंटर्नशिप करनी। फिर होता है बेटा एजेंसी बाय राटिफिकेशन। राटिफिकेशन क्या होता है? मैंने देखो अभिषेक, बेसिकली मैं प्रेजेंट नहीं हूं बट मैंने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है ना। मैं मानता हूं ना, मैंने इसको एक तरह से किसी एस्टोपल फॉर्म में कहा, बट मैं अप्रूव, मैंने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया, हाँ वो मेरा एजेंट है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कोई मेरे फॉर्म में मेरी एक तरह से लॉ की फॉर्म है, तो मेरे पास कोई काम सीखने आया नहीं, और मैंने किसी दोस्त के लड़के को कह दिया हाँ ये मेरा एजेंट है, इसने मेरे अंदर काम किया, तो इससे क्या हम बोलेंगे? एजेंसी बाय राटिफिकेशन। फिर आता है एजेंसी बाय एस्टोपल जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है नेसेसिटी। नेसेसिटी कहने का मतलब है जरूरत के लिए होते हैं, एजुकेशन के लिए। हाँ वेरी गुड, जो जरूरत के लिए होता है, एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। तो इसमें बेटा सेक्शन के साथ एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्रेस अथॉरिटी कहाँ होता है? जिसमें वर्ड स्पोकन रिटर्न होता है। इम्प्लाइड क्या होता है? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, यानी कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट कहता है, ठीक है ना। एस्टोपल कहने का मतलब है, देखो एस्टोपल में क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है थर्ड पार्टी का, ठीक है ना। जैसे कि हमारी एक, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, मेरी दुकान में कोई कस्टमर आया, तो मैं काम में बिजी हूँ क्योंकि मैं एक सेलर हूँ, मैं अपने काम में बिजी हूँ, ठीक है ना। और मेरे साथ कोई रहता है, मेरा फ्रेंड है, उसने उस गुड्स को सेल आउट कर दिया, तो मैं एक तरह से उसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एजेंट, ठीक है ना। तो इसमें देखो जैसे कि मिस्टर ए को एक, हाँ हाँ बोलो बेटा। मैं ये पूछ रही थी, इसमें जो ये सारे हमें सेक्शन वाइज दे रखे हैं, तो इनके सेक्शन पॉसिबल है कि ये आएंगे उसमें? आ सकते हैं बेटा, मैं बोल तो रहा हूँ। पिछली बार जो अभी एलएलबी थर्ड ईयर में उन बच्चे, वो भी ये मुझसे कह रहे कि सर सेक्शन तो आता ही आता है, सेक्शन करके भी नहीं जाओगे ना तो पूछ ही लेंगे। सर मुस्लिम बहुत लॉ है में सर क्या सेक्शन ज्यादा ही सेक्शन सेक्शन पूछे थे, हैं? सेक्शन ही बहुत सर ज्यादा मैं है। इसलिए हुई क्योंकि उसके वो सेक्शन में तो नाम ही रहते थे, तो लिख अच्छा सब पे लिखे रहते थे कोई उसके। नहीं, मैं आप प्रिपेयर हूँ। ओके सर। इस बार एलएलबी सेकंड ईयर में भी बेटा सेक्शन की लिस्ट आपको, जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है ना, कंप्लीट कर बुक 1 को, तो हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, तो मैं सेक्शन उसी समय प्रोवाइड को लर्न करके जाना है, ठीक है ना। एक बार लर्न कर साथ साथ में उनको तो लर्न करो कम से कम। देखो बिल्कुल क्या इसी बार रेटिफिकेशन होता है जब ऑलरेडी डन इन इज नेम। कहने का मतलब है रेटिफिकेशन में अप्रूवल है बेटा, ठीक है ना, मतलब वो था एजेंट पर उसे एक तरह से अप्रूवल दे दी गया, अडॉप्ट कर दिया गया, वो रेटिफिकेशन में आता है। ये बेसिकली रेटिफिकेशन क्या होता है? आपका एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों होता है, नॉलेज इसमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। प्रिंसिपल तब तक, मतलब प्रिंसिपल एक रेक्टिफाई नहीं कर सकता ट्रांजेक्शन को अगर उसको बेनिफिट, कहने का मतलब बेनिफिट मिल रहा है तो मैंने रेक्टिफिकेशन दे रखी है, ठीक है ना। अब देखो आप, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया बेटा, इसको देखो, ए ने होल्ड किया लीज बी से। अब 3 महीने के नोटिस के बाद सी एक अनऑथराइज पर्सन, उसने नोटिस दिया टर्मिनेशन का टू ए, तो इस नोटिस को रेटिफाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि अनऑथराइज पर्सन को, अनऑथराइज एक्ट को हम रेटिफाई नहीं कर सकते। ये बेसिकली रेटिफिकेशन विद इन द रीजनेबल टाइम होना चाहिए, कम्युनिकेटेड टू अदर पर्सन में होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा आता है एजेंसी बाय नेसेसिटी। जैसे ए ने हॉर्स रेलवे को दिया, रेलवे पहुंचने के बाद उसको कोई रिसीव करने वाला नहीं है, तो रीजनेबल, ये नेसेसिटी कहने का मतलब है कि अडॉप्ट करना ही करना है, किसी को उसको प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्व के लिए
अडॉप्ट करना ही करना है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई। तो इसमें जो रेलवे कंपनी है वो बाउंड है किसके लिए, टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू कीप हॉर्स अलाइव वाज एन एजेंट ऑफ नेसेसिटी ऑफ ए। क्लियर है बेटा यहाँ तक? क्लियर है अभिषेक, बताओ। ठीक है अभिषेक, सर। संदीप, यस सर। दिव्या, वॉइस आ रही ना बेटा? इसके बाद देखो आप, फिर आता है एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी। सो सबसे पहले नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आते हैं, फिर दूसरा इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है ना? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, बेसिकली एजेंट के पास अथॉरिटी है, मतलब किसी एजेंट के पास अथॉरिटी और वो कोई एजेंसी परफॉर्म करे तो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। और इन केस ऑफ इमरजेंसी में भी सेम कहा गया है, एक एक्चुअल कमर्शियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ठीक है ना? एजेंट ने अडॉप्ट कर लिया मोस्ट रीजनेबल और प्रैक्टिसेबल कोर्स, एजेंट के पास पोजीशन ऑफ गुड्स होना चाहिए। अब इसके बाद देखो आता है बेटा ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। तो ड्यूटीज में क्या क्या होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल के बिजनेस को कंडक्ट कराना। अब किसी ने मुझे एजेंट के फॉर्म में अथराइज कर रखा है तो मैं अपने प्रिंसिपल के सारी ड्यूटीज को मानूंगा और फुलफिल करूंगा। ठीक है? फिर इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट कह रहा है स्किल एंड डिलीजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट। अब बेटा एजेंट अगर मैंने अपने लीडिंग प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन, लीडिंग है कहने का मतलब है कोई भी प्रोफेशन हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, डॉक्टर, वो एजेंट को अपॉइंट करते तो एजेंट के पास एक स्किल होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है? एजेंट अकाउंट कहने का मतलब है कि एजेंट के पास एक पावर है, प्रिंसिपल के अकाउंट्स को शो देख सकता है। ठीक है ना? देख सकता है, उसमें चेंजेस अप्रूवल के बाद करेगा बट देख तो सकता ही है। ठीक है ना? एजेंट की ड्यूटी है वो प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करेगा, कोई इसको अगर डिफिकल्टी हो रही है, कोई प्रॉब्लम, कोई टास्क को परफॉर्म करने में डिफिकल्टी हो रही है तो प्रिंसिपल से पूछ सकता है। एजेंट डील करता है ऑन हिज अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। जब एक फर्स्ट कहने का मतलब है, हाँ देखो आप, कई कई बार क्या होता है एजेंसी को अप्रूवल नहीं लेनी है प्रिंसिपल में, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ रखी है तो एजेंट अपने बिहाफ में टास्क को परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद देखो नॉट टू डील ऑन हिज अकाउंट। ये बेसिकली जो एजेंट है ये बिना परमिशन नॉलेज के डील नहीं कर सकता है। ठीक है ना? इन सिंपल वर्ड्स, एजेंट कैन नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट। इसके बाद देखो एजेंट ड्यू पेड द सम रिसीट फॉर द प्रिंसिपल। कहने का मतलब है अगर एजेंट को कोई सा भी अमाउंट रिसीव होता है तो किसको पे करेगा, सारा का सारा प्रिंसिपल को। ठीक है? इसके बाद देखो बेटा आपका आता है राइट्स ऑफ एजेंट। सबसे पहले राइट ऑफ एजेंट कहने का मतलब है जब तक प्रॉपर्टी का अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है वो अपने पास उस अमाउंट को एक तरह से रिटेन कर सकता है। ठीक है ना? इसके बाद देखो इसमें बता रखा है कोई भी अगर एजेंट का रेम्युनरेशन है तो एजेंट को मिलेगा। फिर सेकंड पॉइंट राइट टू रेम्युनरेशन, एजेंट परफॉर्म कर रहा है तो उसको एक आर्टिकलशिप इंटर्नशिप की फॉर्म में रेम्युनरेशन दिया जाएगा। एजेंट एंटाइटल रेम्युनरेशन के फॉर बिजनेस मिसकंडक्ट, कोई भी मिसकंडक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद देखो लीन ऑन गुड्स। लीन ऑन गुड्स में देखो आप, अगर मान लीजिए जो लीन ऑफ गुड्स है ना बेटा, हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो अगर कोई गुड्स पोजीशन ऑफ गुड्स है, सिक्योरिटी है, तो उनके ऊपर एक लीन लग जाता है। लीन कहने का मतलब है राइट ऑफ सीज करने, यानी कि एक जब्त कर लेना। ठीक है ना? तो कुछ एजेंट है जिनके पास गुड्स की पोजीशन होती है, सिक्योरिटीज है, प्रॉपर्टीज है प्रिंसिपल का, तो क्या कर सकते हैं, गुड्स को जब्त कर सकते हैं जब तक उनको उनका रेम्युनरेशन नहीं मिल सकता। सेम इस केस में अनपेड सेलर में क्या होता है, गुड्स को रुकवा सकते हैं टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट, यानी कि एक्चुअल डिलीवरी से वो मतलब डिलीवरी तक पहुंचने से पहले क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है गुड को।
राइट टू बी इंडेमनीफाइड, एक एजेंट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल थर्ड पार्टी में, तो वो क्या कर सकता है, इंडेमनीफाइड है उसके पास राइट ऑल चार्जेस एक्सपेंस एंड लायबिलिटी दैट ही इनकर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा आपका कॉन्सेप्ट आते हैं लायबिलिटीज, इसको ऊपर से ही पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना, फिर जल्दी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट देखो आप, इतनी स्पीड ठीक है ना अभिषेक कि जल्दी जल्दी भगा रहा हूं मैं? नहीं ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, समझो बेटा, और भी कराने हैं ना अभी, सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्या क्या चीजों पढ़ोगे यार आप। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ईजमेंट, पहली बार सुनोगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, क्या पढ़ोगे, ईजमेंट नहीं पढ़ोगे कहीं पे भी। देखो आप लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट टू द थर्ड पार्टी में क्या क्या है। सबसे पहले जब प्रिंसिपल लायबल होता है और एजेंट लायबल होता है। अब केसेस कहाँ प्रिंसिपल लायबल होता है, जहां एजेंट ने अपने अथॉरिटी को क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया, और प्रिंसिपल ने रेक्टिफाइड कर रखा है, यानी कि प्रिंसिपल का अप्रूवल है बट एजेंट ने क्या करा, अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड काम कर दिया। ठीक है ना, तो उसमें कौन लायबल होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा। प्रिंसिपल क्या कर सकता है, एक नोटिस दे सकता है, किसको, एजेंट को। ठीक है ना, फिर थर्ड पॉइंट देखो आप, लायबिलिटी ऑफ प्रिडेंटेड एजेंट, कहने का मतलब है प्रिडेंटेड एजेंट एक पर्सन है जो रिप्रेजेंट करेगा एजेंट ऑफ अनदर, इसमें इसका कोई अथॉरिटी नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब है, अब मैं एजेंट हूँ, ठीक है ना, एजेंट के बिहाफ पे मैंने किसी और सेकंड एजेंट, प्रिंसिपल ने सेकंड एजेंट को अपने काम में लगा दिया, तो इस केस में भी प्रिंसिपल लायबल रहेगा। लव सर, इसके बाद हाँ बेटा बोलो। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसमें जो आपने भी कोई किया है एजेंट ऑफ प्रिटेंडिंग वाला, हम लोग ये समझते हैं कि जो प्रिटेंड का मतलब है कि उसको उसको प्रिटेंड करना कि हाँ ये हो रहा है, बट एक्चुअली में होता नहीं है। ऐसा कुछ में हो रहा है क्या? हाँ ऐसे ही बेटा, सेम ऐसे ही। मतलब प्रिंसिपल ने क्या क्या रखा है, एक तो एजेंट अपॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट से, और प्रिंसिपल ने दूसरे एजेंट को अपॉइंट कर लिया, तो जो दूसरा एजेंट कोई भी गलती करेगा उस केस में प्रिंसिपल लायबल रहेगा। ठीक है ना, ओके सर, ओके। ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा, अब आता है आपका लायबिलिटीज फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड बाय एन एजेंट व्हेन एजेंट इज एक्टिंग विद इन हिज अथॉरिटी। So basically misrepresentation एक fraud होता है in course of their business for their principal. So basically कोई भी अगर हाँ देखो आप, कोई एजेंसी के टास्क में कोई मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड हो रहा है तो इस केस में भी प्रिंसिपल लायबल है। ठीक है ना, इसके बाद देखो हमने बेटा टॉट में पढ़ा भी था, गलती हो ना हो प्रिंसिपल की गलती होती थी। ठीक है ना, लायबिलिटी ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हमने पढ़ा था, याद करो, और एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी था उसमें। फिर देखो फिर पॉइंट क्या कह रहा है, अगर कोई अनऑथराइज एक्ट हो रहा है तो भी कौन रहेगा, प्रिंसिपल लायबल रहेगा। प्रिंसिपल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, उस केस में भी प्रिंसिपल ही लायबल रहेगा। एजेंट ने कोई इमरजेंसी गुड फेथ में काम किया तब भी प्रिंसिपल लायबल रहेगा। या फिर एजेंट इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट यानी कि किसी माइनर को रख लिया, अनसाउंड को रख लिया। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ एजेंट पर्सनल लायबल रहेगा। सबसे पहले एजेंट ने रिप्रेजेंट कर रखा है प्रिंसिपल में, पर उसने पोजेस नहीं कर रखी अथॉरिटी, कहने का मतलब है, और उसके पास एक प्रॉपर स्किल नहीं है, तब भी एजेंट लायबल रहेगा। एजेंट के बारे में पता नहीं, अनडिस्क्लोज है उसके कैरेक्टर के बारे में, तब भी एजेंट लायबल रहेगा। किस एजेंट ने क्या कर रखा है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन कर रखा अपने नाम से, और इसमें एजेंट नहीं डिस्क्लोज किया कि आई एम द एजेंट ऑफ दिस कंपनी, तो उस केस में भी एजेंट लायबल रहेगा। वो फॉरेन प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, हमने पढ़ा था बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, बेसिकली इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है ना, इंडियन रेसिडेंट्स का इंडियन रेसिडेंट्स के साथ एप्लीकेबल है, फॉरेन के साथ नहीं है। फॉरेन सिविलियन में आ जाता था, इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली कोई अगर एजेंट फॉरेन प्रिंसिपल, बोलो बोलो नैना। आउट ऑफ इंडिया तो वैलिड नहीं रहेगा ना सर ये? नहीं बेटा नहीं रहेगा। ओके, ठीक है ना, देखो आप फॉरेन प्रिंसिपल के साथ कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है तो इस केस में क्या होगा, ये आपका वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद देखो अगर मान लो कोई एक्ट कर रहा है प्रिंसिपल, उसने स्यू नहीं कर रखा है, मतलब वो फॉरेन
सवेरियन एम्बेसडर है, उसमें भी केस में एजेंट लायबल रहेगा। कोई कस्टम यूसेज और होल्ड कर रहा है तो भी लायबल रहेगा। या कपल ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि दो एजेंट अपॉइंट किए गए तो भी उसमें एजेंट ही लायबल रहेगा। इसके बाद देखो आप, फिर लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल बाउंड नहीं होता जब एजेंट की अथॉरिटी इनसेपरेबल है, यानी कि एजेंट मोर अपॉइंट नहीं कर सकता। अगर उसने अपॉइंट किया अपने स्कोप के बियॉन्ड तो इस केस में एजेंट लायबल रहेगा। जैसे एग्जांपल समझा रखा है बेटा, देखेंगे हम। ए ने बी को ऑथराइज कर रखा है 500 शिप्स के लिए, बट बी ने क्या करा, 500 शिप खरीदो, 200 लैम्प खरीदा। तो ये क्या कर रहा है, पूरे पूरे ट्रांजेक्शन को रेबूट, ये मतलब एक तरह से ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में अब देखो, ए ने बी को अपॉइंट किया था किस चीज के लिए, 500 शिप्स को खरीदने के लिए, बट उसने क्या करा, अपने बियॉन्ड जाके 500 भी खरीदा, 200 भी खरीदा लैंप्स। तो इस केस में जो एजेंट है वो क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है ना। तो इस केस में कौन लायबल होगा, एजेंट लायबल होगा। जब एग्जाम आएगा ना बेटे, पढ़ लेना कि किस किस केस में कौन कौन लायबल है, आ सकता है एमसीक्यू में। इसके बाद देखो बेटा, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कोई एक्ट ऑफ पार्टी हो रहा है तो उसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट कहने का मतलब है, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को कब टर्मिनेट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कब टर्मिनेट कर सकते हैं, जब बोथ पार्टीज प्रिंसिपल एंड एजेंट बोथ एग्रीज टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। रिवोकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवोकेशन? रिफ्यूज रिवोक कर कर देना। देना, हटा देना वहां से। हाँ, रिफ्यूज कर देना अभिषेक, रिफ्यूज कर देना, हमने पढ़ा था ना बेटा पहले। तो सबसे पहले देखो, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज म्यूचुअल एग्रीमेंट है। म्यूचुअल एग्रीमेंट में प्रिंसिपल एजेंट दोनों ने रिवोक कर रखा है। प्रिंसिपल ने रिवोक कर रखा है, यानी कि रिवोकेशन कब हो सकता है, जब ऑथराइज एक्सरसाइज नहीं किया गया या फिर अथॉरिटी के पास एक पार्शली एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके बाद देखो, कॉम्पनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और री अनॉइंसेंस। ये देखो, जो ये बेटा, ये जो कॉम्पनसेशन है फॉर रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल, इसमें प्रिंसिपल क्या कर सकता है, जैसे प्रिंसिपल ने एजेंट को ऑफर किया कि मैं इतना रेम्युनरेशन दूंगा, बट एजेंट ने मना कर दिया, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। इसके बाद देखो, नोटिस ऑफ रिवोकेशन है रिनोंसिएशन। रिनोंसिएशन कहने का मतलब है एक्सेप्ट नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है ना। तो इस केस में एक रीजनेबल नोटिस दिया जाएगा रिवोकेशन के लिए, और डैमेज जितना भी हो रहा है वो एक तरह से, एक ही मस्ट बी गुड टू द वन बाय अदर, ठीक है ना। तो इस केस में भी सेम सिमिलर है बेटा, रिवोकेशन है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद अगर कोई रिवोकेशन रिनोंसिएशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड है तभी आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसके बाद देखो आप, एक मिनट रुकेंगे हम। हाँ, ये तो आता है बेटा ऑपरेशन ऑफ लॉ, इन बेसिक कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था अभिषेक, याद करो। ऑपरेशन ऑफ लॉ याद है बेटा सबको? क्या होता था ऑपरेशन ऑफ लॉ? बोलो अभिषेक, अभिषेक, संदीप, दिव्या, वॉइस आ रही है? सर सॉरी, याद नहीं है इस समय। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता था, डेथ, इंसैनिटी, लैप्स ऑफ टाइम, टाइम का बीतना, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है ना। संदीप, दिव्या, वॉइस आ रही है आपको? नैना यस सर, आ रही है, आ रही है सर। आ रही है ना? संदीप, वॉइस आ रही है? तो देखो आप, टर्मिनेट कब किया जा सकता है, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से टाइम का लैप्स हो रहा है, डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, या जो सब्जेक्ट मैटर है वही डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, या फिर पार्टीज क्या हो गए, एलियन एनिमीज। एलियन एनिमीज कहने का मतलब है कोई इंडिया में रह रहा है, आउट ऑफ इंडिया चला गया, आउट ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी कि चाइना, पाकिस्तान, ठीक है ना, श्रीलंका,
तो बेसिकली वो क्या हो गए, पार्टीज एलियन एनिमीज हो गए। अब इसके बाद देखो बेटा, आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है। तो इसको एक मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है। सब एजेंट क्या होता है, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, तो क्या हो गया, एजेंट, एजेंट कोई एजेंट सब एजेंट कहा जा सकता है। बट सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूट क्या गया, एक की जगह दूसरा पर्सन, ठीक है ना। कहने का मतलब है मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक, या मैं एक पर्सन हूं, मैंने क्या करा, ट्रांसपोर्ट कंपनी को एक टास्क दिया कि मेरे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्या कहा, जो बी है या एक्सवाइजेड क्या देते हैं, एक्सवाइजेड ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कहती है कि सर सॉरी, हम नहीं ट्रांसफर कर सकते, बट हाँ हम किसी और को कह सकते हैं। पढ़ा है क्या बेटा? नहीं, कहाँ से? पढ़ा नहीं था वैसे ही। नहीं बेटा पढ़ा है, ऐसे कोई पहले नहीं बता पाता। नहीं, वर्ड से तो लग रहा हाँ है। वेरी गुड, ठीक है ना। देखो आप, तो हमने क्या करा है, एक जैसे XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी है, बेसिकली वो ट्रांसफर नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। तो उसने एक रिकमेंडेशन दिया कि आप ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्या करो, एक तरह से मतलब एक तरह से इन्फॉर्म करो। तो जो ABC है, ABC किसके अंदर काम कर रही है, XYZ के अंदर। तो जो एजेंट है वो किसी नहीं, जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है वो किसी अदर एजेंट के अंदर काम करता है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता था, मतलब एजेंट हु वर्क्स इन प्लेस ऑफ फर्स्ट एजेंट, ठीक है ना, ओरिजिनल एजेंट। So तो can we ABC say ने this? कहा हाँ, So can we say this as it's a third party? No. नहीं थर्ड पार्टी नहीं होगा बेटा, थर्ड पार्टी हु इज कनेक्शन विद द सेकंड पार्टी, ये कह सकते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा। थर्ड पार्टी है बट उसका कनेक्शन किससे, सेकंड पार्टी से ही है। सर इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट में पार्टी जिसे, हाँ सर इस कॉन्सेप्ट में कि कंसिडरेशन आएगा सब हाँ, एजेंट क्यों में नहीं हो आएगा, कंसिडरेशन आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा। अगर हम तो अगर अगर सेकंड पैसे पार्टी को दे रहे हैं ना कंसिडरेशन, यस अब सेकंड अगर थर्ड को देगी। यस अगर पैसे इन्वॉल्व हो रहा है तो थर्ड पार्टी क्यों नहीं कहेंगे सर इसको? थर्ड वाई सब पार्टी एजेंट? देखो अब उसे, हाँ मैं बताता हूँ। सर थर्ड पार्टी इसलिए नहीं कहेंगे, थर्ड पार्टी हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कहने को कह नहीं सकते, कह सकते हैं, बट इसका कनेक्शन किससे, सेकंड पार्टी से, ठीक है ना अभिषेक। सर ओके सब आ गया। सर आ गया ना वॉइस आ समझ? रही है मुझे, सॉरी सर मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था, कुछ नेटवर्क इशू था। कोई नहीं बेटा, अभी वॉइस तक आया वॉइस सब मुझे चीज आपकी आपको आ रही है समझ में, जी। तो आ रही है बेसिकली ना। आप ये कह रहे हो कि एजेंट का सब एजेंट हम्म, हु वर्क्स अंडर एजेंट, यही एजेंट, हुआ ना? हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बट ठीक ये है ना। थर्ड पार्टी नहीं हुई। हाँ थर्ड पार्टी नहीं हुई ना। पार्टी कैसे होगी यार, फर्स्ट एक के नीचे एक काम कर रहा है ना इसमें। लेकिन है ना उसमें तो आप फर्स्ट पैसे दे पार्टी रहे के हो लिए ना। थर्ड पार्टी नहीं है। हाँ बट वो काम तो उसके अंडर ही कर रहा है ना फिर भी। बट यू आर गिविंग द मनी नो। आई नो बाबा, आई गिविंग अ मनी, बट स्टिल वो काम तो नीचे ही करेगा ना, आपके तो अपर में थोड़ी बेसिकली आएगा। हाँ मैं ओके मैं समझ गया कि इक्वल नहीं आएगा वो, एजेंट से एजेंट सब एजेंट में हो जाएगा। दैट इज अ पॉइंट। ओके थैंक यू नन्ना, थैंक्स। ओके ओके, नो इश्यू। देखो आप, सब एजेंट कौन होता है, एक पर्सन एम्प्लॉयड किया जाता है जो कंट्रोल है ओरिजिनल एजेंट के, ठीक है ना बेटा। तो बेसिकली सब एजेंट क्या है, एक एजेंट अपॉइंटेड किया जाता है एजेंट से, ठीक है ना। अब एजेंट देखो आप, इसको पढ़ लेना है हमें, इसका एक लैटिन वर्ड है, मतलब डेलीगेटेड कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, डेलीगेटस नॉन पटस डेलीगेट। तो फॉलोइंग केसेस है जहां अपॉइंट किया जा सकता है सब एजेंट, जब कस्टम और ट्रेड अपॉइंट कर रहा है, कोई एक्ट डज नॉट इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ एनी स्किल आ गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, कोई अनफोर्सीन इमरजेंसी आ गई तो उसमें सब एजेंट को अपॉइंट करना नेसेसरी। इसके बाद देखो आप, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहने का मतलब है, देखो हमने सब एजेंट तो पढ़ लिया, सब एजेंट क्या है, जो एजेंट के थ्रू है। बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है अभिषेक, देखो ध्यान से पढ़ना, ये सब एजेंट नहीं होते, इनका बस कनेक्शन किससे होता है, प्रिंसिपल से। कहने का मतलब है जैसे ABC कंपनी
लिमिटेड एबीसी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी वो प्रिंसिपल ने क्या करा है, एबीसी को पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो उसका किसके साथ कनेक्शन है, प्रिंसिपल के साथ, ठीक है ना। तो इन्हें सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बोला जाता है। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट आर नॉट द सब एजेंट, they are the agent of principal when the principal appoints an agent or if agent identifies another person to carry out the act ordered by the principal। तो सेकंड पर्सन इसमें एक्ट नहीं कर सकता, बस प्रिंसिपल एक्ट करेगा, ठीक है ना। जैसे इसको एक एग्जाम इससे पढ़ते बेटा आप, ठीक है ना, इसमें पढ़ लो आप। सबसे पहले 191 में सब एजेंट के बारे में बता रखा है। फिर सब एजेंट देखो, सब एजेंट कौन है जो अप्लाइड किया जाता है, ड्यू कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। सब्स्टिट्यूट एजेंट कौन होता है, जो नेम किया जाता है एजेंट फॉर परफॉर्मिंग सच पार्ट ऑफ बिजनेस। इसके बाद देखो सब एजेंट वर्क होता है कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ एन एजेंट, ये किसके अंडर होता है, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो सब एजेंट किसके अंडर काम करेगा, एजेंट के अंदर, और सब्स्टिट्यूट एजेंट किसके अंडर, प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है ना। तो एजेंट डेलीगेट कर सकता है अपने पार्ट ऑफ, ये डेलीगेट नहीं कर सकते, इनको करना ही करना है क्योंकि प्रिंसिपल पैसे देगा, ठीक है ना। सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है खुद का, और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए। एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ ए सब एजेंट, और इसमें एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कोई सब्स्टिट्यूएंट एजेंट के लिए, ठीक है ना। इसमें राइट ऑफ एक्शन नहीं है, इसमें राइट ऑफ एक्शन है, रेमुनरेशन ले सकते हैं। इसमें एजेंट रिमेन लायबल रहेगा। इसमें एक बार एजेंट की ड्यूटी हो गई तो उसके बाद वो सब्स्टिट्यूएंट एजेंट कहलाया जाएगा। प्रिएक्टिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कॉन्ट्रैक्ट मेड टू द स्ट्रेंजर, ठीक है ना। तो एजेंट को मैं जानता हूं तो वो क्या हो गया, प्रिएक्टिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं है, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में क्या जानता हूं, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें प्रिएक्टिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि इसमें प्रिंसिपल एंड सब एजेंट। क्लियर है बेटा यहां तक। बताओ अभिषेक, नैना, संदीप, वॉइस आ रही है संदीप? यस सर, आ रही है, क्लियर है सर। ठीक है ना। दिव्या वॉइस आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा। अब देखो जो ये लास्ट टॉपिक था आपका फिर फिनिश है, ठीक है ना। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया। अब मैं बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट कराऊं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932। यस सर, करवा बोलो दीजिए। बेटा। ठीक है। सो बेसिकली देखो मैं पार्टनरशिप, ये इसी का पार्ट है ना ये? हाँ हाँ बेटा इसी का पार्ट है। मैं क्या देखो मैं समझाता हूँ अभिषेक, मैं जितनी भी अब क्लासेस स्टार्ट करूंगा ना वो दो पार्ट में होंगी। आपके पास जो पीडीएफ आएगा वो एक पार्ट 1 का आएगा और एक पार्ट 2 का आएगा, क्योंकि पीडीएफ काफी बड़े बड़े है ना, 400 पेजेस के। अभी तो आगे क्या 500 पेजेस के भेजूंगा मैं, ठीक है ना। अभी जो कल आया था वो 80 पेजेस का था। हाँ हाँ वो 80 पेजेस का है। हाँ 80 पेजेस का है, उसमें एमसीक्यू भी है, वो पढ़ने हैं। अभी दिखाता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये किस ईयर? हाँ नहीं आंसर नहीं है, आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, ठीक है ना। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। हाँ जी बेटा बोलो। सर एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, इस बार ना टाइम निकाल के ना हम लोग मॉक पेपर्स भी करेंगे प्लीज। हाँ श्योर। बहुत फायदा हो जाएगा सर, मार्क्स अच्छी गेन कर लेंगे हम लोग सारी टीम। हाँ पक्का बेटा, इस बार थोड़ा कठिन भी यार। पूरा आइडिया मॉक टेस्ट से बेटर हो जाएगा। आईना दिख गया सर फर्स्ट ईयर में हम लोगों को, मुझे दिख गया मैं क्या ज्यादा कठिन आया था क्या पेपर? अच्छा संदीप से पूछो, संदीप के तो अच्छे नंबर थे, तू मैं भी कह रही थी वो सब आसान है संदीप। सर नहीं टफ था बहुत, ऐसा इजी नहीं था, मतलब घुमाने वाले थे क्वेश्चंस, ऐसे नहीं था कुछ भी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ऐसा कुछ है कि बहुत इजी है, ऐसा नहीं। ये बात तो है सर, मतलब ऐसा नहीं था कि हमको लगे कि इजी तो है नहीं, बिकॉज़ जिसमें हम थ्योरी पढ़ के गए उसमें सेक्शन आ गए, जिसमें सेक्शन पढ़ के गए उसमें केसेस आ गए, ऐसा था। एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा था हमारे साथ, जो पढ़ के जा रहे थे वो सबसे इजी लीगल लैंग्वेज था बेटा। सबसे इजी कौन सा था? वो इजी था सर।
लीगल लैंग्वेज इजी था। उसमें सर मैं गलती से इसके 5 अलावा क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आ गया। क्या क्या कर गया संदीप? हिंदू का पढ़ाया था मैं, वो ठीक था मतलब। हिंदू लॉ इजी आया था बेटा, हिंदू लॉ। वो नहीं, ठीक हिंदू था लॉ सर, तो था। वो थोड़ा सा ऐसा था ना कि प्रैक्टिकली वो हम बहुत चीजें जानते हैं, मॉडर्न लॉ हमें नहीं समझ में आ रहा था। तो मामला लॉ टफ आया था सर। और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हाँ मैं टफ था समझ सर, गया। हाँ वो भी कॉन्स्टिट्यूशन था। ऑफ लॉ बहुत टफ था। ही इज राइट संदीप, तुम ठीक कह रहे हो, दोनों पेपर मुश्किल मुश्किल रहे थे। हम्म तो वही मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन, ना अच्छा जो मैंने पढ़ा है उससे ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आए ना। नहीं ऐसा नहीं था सर, सब आया था। ठीक नहीं है सर, बेटा। आपका पढ़ाया हुआ तो सभी आया था। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, नैना क्लासेस इफेक्टिव थी कि नहीं थी जो आपने ली थी? जी सर, बिल्कुल थी। पूरा नहीं आएगा। क्लासेस के चक्कर में ही तो कर पाए हम, नहीं तो मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं करती क्या। सर ये ना एक्चुअली इससे नहीं वही हेल्पफुल तो थी मैं कि हमें कहता हमें गाइडेंस हो गई ना कि ऐसा पेपर आना है, ऐसे इस तरीके से पढ़ना है, बिकॉज ये हूँ। लॉ है, कोई एमबीए नहीं है, बहुत हाँ, फर्क है, हाँ नहीं वेरी हम गुड, हाँ प्रिपेयर रहेंगे वेरी ना गुड। नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत अब। डिफरेंट है। डिफरेंट तो सही है। बात है। अभी वो तो है तो बेटा, अब मैं ये खुद मानता हूँ डिफिकल्ट है ही। अब ये आपको डिफरेंट भी इस है, समय ये डिफिकल्ट पता है ना भी कि है। हमें कैसी तैयारी करनी है। हाँ ये है। सही पिछले बात। ईयर से ये हो गया कि अब प्रिपेयर होके जाएंगे सब लोग। नहीं, अब ये रेडी रखना है कि मॉक टेस्ट भी करना ही है जरूरी। हाँ वो जरूरी है, उससे क्लियरेंस रहेगी ना तो हम लोगों को सॉल्व करने में भी इजी रहेगा। ना उससे ना आपको हेल्प हो ठीक है, जाएगी मैं ना ऐसा मॉक टेस्ट से। जब क्लास एंड हो जाएंगी ना बेटा, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अप्रैल मई के आखिरी तक करा दूंगा। फिर जून का जो हाँ महीना सर, रहेगा करवा ना, देना प्लीज। उसमें 2 क्लासरूम में हम क्या करेंगे, सारे पेपर सॉल्व आउट करवा दूंगा मैं अपने सामने बैठ वो के। बढ़िया रहेगा सर। ठीक है ना? उससे ये है, हम लोगों को एग्जाम देने में इजी हो जाएगा। हम्म मार्क्स भी ठीक है अच्छे बेटा, गेन अब करेंगे। स्टार्ट, अब हाँ स्टार्ट जी सर, करें करो बेटा करो हम। करो, स्टार्ट ठीक है, करो। तो देखो आपका जो पार्ट 2 है बेटा अभिषेक, इसमें 2 है, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है ना। सो जिसको एकदम थ्योरी कॉन्सेप्ट चाहिए मोर डिटेल में, वो मेरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पढ़ सकता है। इसके अलावा उससे कोई पीडीएफ की नीड नहीं है। संदीप ये आपके पास आया था बेटा पीडीएफ? जी सर। ठीक है ना। तो अगर जिसने मेरे ये नोट्स पढ़े, मेरे को नहीं लगता कि उसको कुछ और पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा देखो मैंने एक बार नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। आज थोड़ा आधा करा दूंगा मैं, ठीक है ना। एक मिनट रुको बेटा, अभी मैंने पेपर मांगे हैं थर्ड ईयर से, मैं देखूंगा। इसमें समरी है, ठीक है ना, क्विक रिवीजन के लिए कि कब आया, कहाँ एक्सेप्ट है। इसके बाद देखो जैसे हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट आया ना, कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही क्या स्टार्ट हो गया आपका, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद पार्टनरशिप एक्ट आया, तो इस सीरीज में है बेटा। पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 आया, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आया, फिर क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 आया, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो आप, ये एमसीक्यू एक बार ट्राई करने हैं, मैं इसके आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, ठीक है ना। ओके सर, ओके। अभी पहले कराऊं तो बेटा तभी तो आएगा ना, तभी कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे। इसके बाद देखो अगर किसी, हाँ इसलिए एमसीक्यू में तो यही होगा, सेल और पार्टनरशिप। जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, अब जैसे जो पहला पीडीएफ है वो तो काफी डिटेल स्टडी के लिए संदीप, अभी जो दूसरा पीडीएफ है ना, ये क्या है, क्विक रिवीजन के लिए। अगर आपको क्विक रिवीजन करना है ना, तो इसको देख लो, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा, ठीक है। जो आपने जैसे जो कल मिला है हमें। हाँ हाँ जो कल मिला, इसमें सब है बेटा, ये 80 पेजेस का है ना। तो पहला जो कंटेंट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वो तो डिटेल का है। और ये जो कलरफुल है, ये क्या है, जल्दी कर सकते हो आप, क्विक रिवीजन से कर सकते हो इसे, ठीक है ना। क्विक रिवीजन पढ़ना है, जैसे देखो आप, ये क्विक रिवीजन पढ़ने काफी बड़ा है कि कैबिट कैप्टोर क्या होता है, लेट द सेलर बी वेयर, ठीक है ना, सेलर जागरूक रहे। तो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता, ये सब पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा, ये सब पढ़ने के बाद फिर क्या आएगा आपका, अब आप बताओ मुझे क्या स्टार्ट कराना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट कराऊं कि पार्टनरशिप एक्ट कराऊं? बोलो सर बोलो पहले जल्दी सेल बोलो बेटा। ये सर सेल करा दो, सेल। हाँ हाँ वेरी गुड, सेल ही करा देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं ओके। यार देख अभिषेक, मैं ना मेहनत करता हूँ ये सब बनाने में, हर क्लास में कुछ नई चीज लाता हूँ मैं, पूरे हफ्ते की मेहनत होती है मेरी ये पूरी, ठीक है ना। एक मिनट, इसको पढ़ना है यार,
आपसे आप लोगों से उम्मीद है मेरी इस बार भी कि आप अच्छे नंबर लाओगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है ना। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब स्टार्ट किया गया था? 1 जुलाई 1930 को, ठीक है। सो बेसिकली इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। सो बेसिकली हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था, वो इंक्लूड कर रहा था जम्मू एंड कश्मीर को। पार्टनरशिप एक्ट भी इंक्लूड करता है जम्मू एंड कश्मीर को। बस यही एक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक सर है। ये आज भी हो रहा है तो आर्टिकल 370 के बाद भी? अब तो खैर हटा दिया होगा बेटा इसे, वही पूछ रहा हूँ कि ठीक है जो ना। 370 लग गया तो अब तो सब कुछ ओके हो गया वहां पे। अभी चेक करता हूँ। एक बार चेक करो आप। सर डेट भी पूछी गई थी कि 1870। हाँ डेट भी पूछे, हाँ पूछे, वही तो मैं बोल रहा था। जो मेन क्वेश्चन बनता है, निकिता ने अभी हमारे ऑफलाइन जुड़ी हुई है निकिता हमसे, तो उसने पूछा सर कि डेट भी पूछते। मैंने कहा वो तो पूछेंगे बेटा, एमसीक्यू में घुस घुस के सवाल पूछते हैं, तभी तो मैं ऐसे पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ। ये तो पढ़ाने को तो मैं एकदम थ्योरी महाभारत का ग्रंथ ले आऊं, कुछ आप पल्ले सही कह ना रहे पड़े हैं बियर एक्ट में। लव सर हाँ आई हैव चेक्ड। अभी ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है जेएनके में। ठीक है ना। तो जो नोट्स है पूरे अपडेटेड है आपके। तो अब स्टार्ट करते हैं अभिषेक हम, ठीक है ना। आज थोड़ा आधा कंप्लीट कर देंगे इसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा खत्म करा दूंगा इसे, ठीक है ना। एक थोड़ा स्पीड में रहे क्योंकि मुझे सिविल प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर में टाइम लगेगा, वो थोड़े काफी बड़े बने और उसको अब पिछली क्लास में थोड़ा मैंने इसको वो एक तरह से थ्योरेटिकल मोड से पढ़ाया था, इस बार मैं और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बेसिकली आपका फोर्स कब एप्लीकेबल हुआ था? 1 जुलाई 1930। सो बेसिकली इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। सो इसमें सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन है वो अप्लाई होते हैं। अब बेसिकली दो तरह के सेल होते हैं, कौन से? सेल और एग्रीमेंट टू सेल। सेल यानी कि क्या होता है बेटा, जो फाइनल सेल हो चुका है, एग्जीक्यूटेड जो फाइनल सेल हो चुका है। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो प्रोसेस में, मतलब मैंने एग्रीमेंट तो बना दिया उसके साथ, पर मेरे पास सामान नहीं आया या फिर मैंने सामान को सेल नहीं किया, बस एक एग्रीमेंट बनाया, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन को पढ़ना है सेक्शन के साथ, इस बार सेक्शन पढ़ के जाने सारे। लव सर सबसे पहले बायर, बायर है बेटा। अच्छा सबसे ज्यादा सेक्शन बस क्या मुस्लिम लॉ में पूछे थे क्या? सब में पूछे थे। सब में तो आते थे सेक्शन कि नहीं आते थे? अब खेल आए सर। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल पूछा था कि सेक्शन? सेक्शन आर्टिकल 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 थे ना। और रिट्स पूछा गया था, वो रिट्स है और आए थे ना। हाँ मैं बोल ही रहा था। तो मतलब इतना है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो 50-60% तो आ सकता है आराम से। सही है। देखो आप कॉन्ट्रैक्ट और सेल में बेटा, आपके सेल जो पूरा कंप्लीट होता है, एग्रीमेंट एक तरह से जो कंप्लीट नहीं किया गया। बायर में देखो एक पर्सन है जो बाय करता है, एग्रीज टू बाय द गुड्स। सेलर जो सेल कर रहा है फिर एग्रीज टू सेल द गुड्स। तो बेसिकली गुड्स क्या होते हैं जिसे मूव किया जा सकता है अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शनेबल? बताओ बेटा। मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम, और ये लिखा है बेटा, देखो जरा इसको यार। एक मिनट को बेटा, अभिषेक मिनट, एक मिनट, ये ऐसे समझ नहीं आएगा। इसको मैंने नीचे एक बार दिखाता हूँ, ये ऐसे नहीं आएगा ना समझना आपको। इसको तो ये है नहीं क्या? रुको रुको, देखो आप एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? बुक्ड डेब्ट, यानी कि कोई ऐसा मनी जो उधारी में लिया गया, ठीक है। सो गुड्स में हर तरह की प्रॉपर्टी है जिसे मूव किया जा सकता है। इसमें शेयर स्टॉक दोनों आता है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग अटैच टू द लैंड, जो लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना।
इसमें बेटा देखो क्या क्या आ रहा है, देखो पढ़ना है। मनी एक लीगल टेंडर है, तो मनी क्या है, गुड्स है। जो प्रॉपर्टीज अटैच किया गया आज से वो मूवेबल नहीं है, जैसे ट्री क्रॉप ये सब मूवेबल नहीं है, तब भी एक गुड्स में आता है। लाइव स्टॉक, अकाउंट्स में एक वर्ड होता है लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक क्या होता है, एक तरह का एसेट है, थिंग विच इज आर यूज्ड, विच आर हेल्ड फॉर यूज। इसमें काव, बफेलो, कैट और गुड्स, ये सारे क्या है, गुड्स है। बेटे पेटेंट ये क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। मैंने पिछले ईयर में पूछा था, तो उन्होंने खैर पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क में बता देता हूँ। देखो सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन है, गुड्स का एग्जांपल पढ़ लेना अच्छे से। सबसे पहले कोई मनी डेप्ट, बुक डेप्ट है, ये भी क्या है, ये बेटा आपका गुड्स नहीं है, याद देन, ठीक है ना। तो फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, मनी है, इंक्लूड किया गया। थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ये भी आपका प्रॉपर्टी गुड्स में आता है। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक भी गुड्स में आता है। सो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच। एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स या अकाउंट्स का टर्म है, जिन्होंने कॉमर्स लोग पहचान जाएंगे। पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क। सो पेटेंट क्या होता है बेटा, किसी को आइडिया, अभिषेक, संदीप, अभिषेक? स्किल्स, पेटेंट किसी की स्किल। सो पेटेंट मतलब होता है कॉपीराइट लेना, किसी को फिक्स कर हम्म। लेना अपने अपने नाम पे। सब अभिषेक है तो अभिषेक क्या, हम्म। अगर मैंने पेटेंट ले लिया अभिषेक का, फॉर एग्जांपल मैंने कोई रेसिपी बनाई, रेसिपी को मैंने पेटेंट कर लिया कि और कोई ना ले सके, हाँ वेरी गुड, अच्छा बताया। So दैट्स पेटेंट। patent is a type of it is a type of right available only to the user. Just example, जैसे कि आपका पेटेंट हम किस में कह सकते हैं, पेटेंट आपका बेटा आ गया इसमें, बुक्स में, ठीक है ना, पेटेंट मिलता है, ठीक है ना, बुक्स में। बुक्स पब्लिश जितनी होगी उसका एक पेटेंट अमाउंट किसको जाएगा, ऑथर को। एग्रीमेंट टू सेल और हाँ सेल। आर्टिस्ट हो गया। लव सर एक पॉइंट है, एक पॉइंट आया है सर। हम्म। सर ये जो सेल है और जो एग्रीमेंट टू सेल है, हम्म। और इसके बाद मैंने जो ऐड किया है सेल डीड, तो क्या सेल और सेल डीड एक ही होता है? नहीं, अलग सेल अलग। नॉर्मल जिसमें साइन नहीं किया गया वो सेल है, और जिस सेल डीड में साइन ऑथराइज सिग्नेचर वो सेल डीड हो गया, ठीक है ना, अग्रीमेंट अंडर नहीं नहीं, मैं एफिडेविट। इसलिए सर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने अभी एग्रीमेंट टू सेल किया, इस मीन्स मैं एक प्रोसेस में हूँ, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरा एक फ्लैट है जो अभी सीएलपी मॉडल पे है, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे है, उसमें मैंने एग्रीमेंट टू सेल किया। इस मीन्स अभी मेरा वो चीज मेरे पास एग्जीक्यूट नहीं हुआ, घर नहीं आया मेरे पास, और घर आने के बाद वो सेल डीड हो गया। तो सेल और सेल में ये फर्क है क्या? ना समझ आया हाँ मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ समझ गया मैं, काफी हद तक सही है बेटा एकदम। तो बताओ बेटा आप कोई सेल ये बोलता है कि जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, और सेल एक प्रोसेस है। पेटेंट जिससे देखा है छुआ नहीं जा सकता, है ना? क्या अभिषेक सुन नहीं पाया था मैं, निकिता बोल रही थी यहाँ पे, बेटा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि जो सेल है, सेल इज द सेल जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, वेयर द मनी इज इन्वॉल्व, हाँ। दैट इज द सेल। तो ये क्या डिफाइन करता है कि जब एग्जीक्यूशन पूरा हो गया होगा, और एग्रीमेंट टू सेल तो एग्जीक्यूशन ही है, वो तो प्रोसेस हो गया। मैं डिफरेंस जानना चाह रहा हूँ बेसिकली सेल, एक सिंपल वर्ड्स में। सेल कंप्लीटेड टास्क है, और राइट एग्रीमेंट टू सेल इन प्रोसेस है, राइट ठीक है ना। राइट, थैंक यू, यस तो यस। एग्रीमेंट टू सेल में मैं सेल डीड ला सकता हूँ, ठीक है ना, बट सेल में सेल डीड नहीं ला सकता हूँ। लेकिन सर लव सर एक बात सुनो, हम जब एग्रीमेंट टू सेल कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी में, उसका मतलब ये होता है कि अभी चीज हमारे पास आई नहीं है। हम सेल डीड जब करते हैं, जब हमें पोजीशन मिल जाता है, तो सेल डीड जब बनाती है। फॉर एग्जांपल, एक होता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट, एक होता है सेल डीड। जब मैं कुछ पैसा पे कर दूंगा, अब कुछ पार्ट मनी पे कर दूंगा, तो मेरा बिल्डर बाय एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। जब मुझे चाबी मिलेगी तो मैं बाय एग्रीमेंट तो सेल डीड साइन करूंगा या रजिस्ट्री करूंगा, ऐसा कुछ है सर। करेक्ट है बेटा आपकी बात, ठीक है तो ना, मेरी आगे चले मेरा हम। चलो सर।
बोलो 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 अभिषेक, बोलो आप। नहीं, मेरा पॉइंट सिर्फ ये आ रहा था कि आपने कहा कि सेल मींस वो चीज टास्क एग्जीक्यूट हो गई है, और हमने ये कहा कि एग्रीमेंट टू सेल मींस वो चीज प्रोसेस में आ गया। तो इसके बाद तो सेल डीड ही होगा, अगर हम एग्रीमेंट की करेक्ट है बात करें बेटा, तो। करेक्ट है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना। अब देखो पेटेंट मैंने आपको बता दिया जो बुक में एप्लीकेबल होता है। कॉपीराइट होता है म्यूजिक वीडियो फाइल में, जैसे यूट्यूब चैनल में कॉपीराइट लग जाता है। गुडविल बेटा आपको पता है, जैसे एकेडमी का नाम है तो इस एकेडमी से आप लॉ कर रहे हैं, तो गुडविल एक नेम होता है, फेम होता है, ठीक है ना। गुडविल यानी कि गुडविल कहने का मतलब है जैसे किसी कंपनी का नाम, किसी कोचिंग सेंटर का नाम है, निट का नाम है, आकाश का नाम है, नाम की ठीक है ना। रिस्पेक्ट। इसके बाद देखो ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क भी एक तरह का राइट होता है जो किसमें एप्लीकेबल होता है। ट्रेडमार्क आपका स्कल्पचर्स में होता है, ठीक है ना। स्कल्पचर्स, मूर्ति, पेंटिंग, इनमें ट्रेडमार्क लगता है। सो बेसिकली इनको क्या बोला जाता है? गुड्स बोला जाता है, जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट। एक शिप है उसको भी गुड्स कहा जाता है। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इनमें भी इसको क्या बोला जाएगा? गुड्स बोला जाएगा। शेयर एंड स्टॉक्स को गुड्स नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा? सब कुछ मूवेबल गुड है एक्सेप्ट मनी, एक्शनेबल गेम और इमूवेबल एसेट्स और सर्विस। तो गुड्स में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? गुड्स सारी चीजें होती हैं, बस गुड्स में क्या नहीं होता? मनी। मनी गुड्स नहीं है क्योंकि वो मूव हो रहा है, ठीक है ना। एक्शनेबल के क्लेम यानी कि बुक डेट, किसी से मैंने उधारी ले रखी है। कोई इमूवेबल एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। सर्विस, सर्विस भी गुड्स में नहीं आता है। टाइप्स ऑफ गुड्स में बेटा देखो तीन टाइप्स हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिंजेंट गुड। एग्जिस्टिंग क्या होता है? जो सेल बनाते समय गुड्स है, ठीक है ना। फ्यूचर गुड्स जिन्हें मैन्युफैक्चर किया जाएगा, यानी कि अगले साल, जैसे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो सारे के सारे ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल द बी ऑल एप्पल्स व्हिच विल प्रोड्यूस इन हिज गार्डन नेक्स्ट ईयर। मतलब ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो सारे के सारे एप्पल किसको दे देगा? बी को। कब? नेक्स्ट ईयर में, ठीक है ना, जब गार्डन में वो उग जाएंगे। फिर आता है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट बेटा याद है आपको? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड माना जाता था। सो बेसिकली किसी हैपनिंग ऑफ इवेंट में होता है, ठीक है ना। जब ए एग्री करता है बी को सेल करने के लिए एक कार, प्रोवाइडेड कि वो अवेलेबल हो परचेज का प्रेजेंट ओनर्स, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग गुड्स में देखो दो आते हैं बेटा, स्पेसिफिक और जनरल। असर्टेन और अनसर्टेन। असर्टेन और अनसर्टेन क्या होता है? देखो आप, जैसे कि जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है। हमने पढ़ा था बेटा लिक्विडेटेड डैमेज और अनलिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता था? जिसे कैलकुलेट किया जाता था। अनलिक्विडेटेड डैमेज जिसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो देखना बेटा, जो एग्जिस्टिंग गुड्स सर्टेन कहने का मतलब एक पर्टिकुलर पेंटिंग, साफ साफ बोल दिया। बट अनसर्टेन कहने का मतलब है 50 पेन रखे उनमें से कोई एक पेन, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा आपका आता है फिर प्राइस। प्राइस आप सबको पता है, प्राइस इज अमाउंट विच इज पेड फॉर सेल ऑफ गुड्स। नो सेल कैन बी टेक्स विदाउट द प्राइस। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल में हम क्या क्या कर सकते हैं? दो पार्टी होने चाहिए, बायर सेलर। कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए प्राइस के फॉर्म में, गुड्स आपका अवेलेबल, ठीक है ना। इसके बाद देखो कोई एक्सचेंज कर रहा है गुड्स फॉर गुड्स, इसे बार्टर कहते हैं। बार्टर बेटा बता आप सबको, बार्टर सिस्टम बताओ नैना, बार्टर क्या था? बार्टर सिस्टम कपड़े के बदले धन। हाँ वेरी गुड। संदीप वॉइस आ रही है आपको? यस सर। क्या होता था बेटा बार्टर, बताएंगे आप? जब ये पैसा गुड्स के बदले मनी देना, देके गुड्स देना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सर जब पैसा जब मनी नहीं होगी तो हम ऐसे ही करते थे, गुड्स के बदले गुड्स लेते थे, एक्सचेंज करते थे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स को सेल नहीं माना जाएगा। गुड्स अगर गिफ्ट में किया गया तो भी सेल नहीं माना जाएगा।
एक्सचेंज किया जा रहा है गुड्स का गुड्स के साथ, प्राइस के साथ हो रहा है, आया होगा। समझ? तो होगा, ठीक है ना, प्राइस के साथ हो रहा है तभी माना जाएगा। अब इसके बाद देखो बेटा, फिर आता है प्रॉपर्टी। दो तरह की होती है, जर्नल और स्पेशल। जर्नल जिसमें ओनरशिप होती है और स्पेशल जिसमें इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो आप, इसमें अभी बेसिक डेफिनेशन से ही आ रही है। फिर इसके बाद देखो आपका आता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। देखो आप फिफ्थ पॉइंट में एग्जांपल देखो आप, ए ने ओ कर रखा है गुड्स प्लस देम टू बी। अब ए का एक जनरल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है और बी के क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन देम। आया समझ में? मतलब ए ने बी से एक गुड्स को लिया है, बी ने उसको प्लेज किया, मतलब गिरवी रखा है ए के पास। तो ए का तो जनरल इंटरेस्ट है पर बी का तो स्पेसिफिक है ना, उसी का खुद का प्रोडक्ट है। इसके बाद देखो सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स टू द गुड्स। शोइंग और रियल, शोइंग क्या होता है, जैसे शोइंग कहने का मतलब है जो एक्चुअल नहीं है, बस दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। एक्चुअल जैसे कि मेरे कार या बाइक का आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सो मैं उसको असली कार के पेपर ना दिखा के कि मैंने कितने का खरीदा कितने का नहीं खरीदा, उससे आरसी दिखा दिया, तो उसे क्या कहेंगे, शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स, जो टाइटल ऑफ गुड्स को शो करा रहा है। शेयर सर्टिफिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्ट है, जैसे हम कंपनी से शेयर खरीदते हैं। अब बेसिकली अब तो डीमैट अकाउंट हो गया, पहले क्या होता था, कंपनी में जाके शेयर को परचेज करना होता था। तो शेयर कंपनी वाले शेयर ना देके एक शेयर सर्टिफिकेट देते थे जो रिप्रेजेंट करता था शेयर को, तो उसे क्या बोला जाता था, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स। इसके बाद देखो रियल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट, वार फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है बेटा, जैसे एक शिप से दूसरे शिप में सामान पहुंचाया जाता है ना, तो इसमें एक बिल ऑफ लैंडिंग वर्ड यूज, बिल ऑफ लैंडिंग सर्टिफिकेट होता है कि मैंने अपना सामान कहाँ पहुंचा दिया, दूसरी जगह पहुंचा दिया शिप के थ्रू, बाय द वे ऑफ शिप। कौन सा सर्टिफिकेट होता है सर, मैं सुन नहीं पाई। बिल ऑफ लैंडिंग, बिल ऑफ लैंडिंग कहते हैं बेटा इससे, ठीक है ना। डॉक वारंट क्या होता है, जैसे बिल ऑफ लैंडिंग, सामान मैंने शिप में पहुंचा दिया, शिप से सामान पर्टिकुलर प्लेस में चला गया, तो उसे डॉक वारंट कहा जाता है। डॉक वारंट के बाद उसे संभाल के रखा हुआ है सेफगार्ड पर्पस में, तो उसे वेयर हाउस कहते हैं। रेलवे रिसिप्ट आप सबको बताइए, ठीक है ना। इसके बाद देखो मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट फिर से आ गया बेटा आपका। मर्केंटाइल एजेंट में क्या क्या आता है, जो बेसिकली देखो ये पर्सन क्या होते हैं जो एक्चुअल बिजनेस नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये एजेंट है कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस के। जैसे कि मैं सेलर को क्या बोल सकता हूँ, मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है ना। इसमें कॉन्ट्रैक्टर, वेयर हाउसमैन, सर्वेंट, कैरियर, फ्रेंड को एक्सक्लूड करते, इंक्लूड नहीं करते। तो मर्केंटाइल एजेंट कौन है, सेलर, ठीक है ना। अभी राइट ऑफ अनपेड सेलर पढ़ेंगे, उसमें फिर आएगा। इसके बाद देखो डिलीवरी बेटा तीन तरह की है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। फिर से आ गया वो, ठीक है ना। एक्चुअल यानी कि फिजिकली फॉर्म में मैंने डिलीवरी की है। सिंबॉलिक यानी कि मैंने हैंडलिंग क्या है, अपनी कार की हैंडलिंग की है, हैंडलिंग क्या है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, वो सिंबॉलिक आ गया। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या आता है बेटा, देखो आप इसमें वेयर हाउस मैन ने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। गुड्स ऑफ ए एग्रीज टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी एट ए रिक्वेस्ट, यानी कि ए के रिक्वेस्ट ने बी ने इसे होल्ड कर रखा है। इसे क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलेंगे। क्लियर है बेटा यहां तक? यहां तक क्लियर है? अभिषेक, संदीप, दिव्या, नैना? यस यस सर। अभी कोई लेफ्ट हो गया बेटा, ऐसे क्लास लोगे हैं? दिव्या? लव सर, एक मुझे बताना, सिंबॉलिक में
इसमें लिखा हुआ है हैंडलिंग ओवर द कीज, हैंडलिंग ओवर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। जैसे मैं समझ, मैं से क्या समझू इसमें कि मैं गाड़ी की कीज हैंडल कर रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या होगा? व्हाई सिंबॉलिक डिलीवरी? सिंबॉलिक कहने का मतलब है जैसे कि मैं अब एक्चुअल फॉर्म में नहीं दिया मैंने, बाय वे ऑफ मैसेजिंग, हाँ डॉक्यूमेंट के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू, अच्छा ओके, ठीक है ना, या किसी के द्वारा पहुंचाया, उसे सिंबॉलिक है। समझ लो व्हाट्सएप पे कर दिया। हाँ समझ गया, ठीक है, थैंक यू नैना। वेयर अब इसमें एक है कंस्ट्रक्टिव है, वेयर वेयर हाउस मैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए agrees to hold them out on, hold them on behalf of B at A's request। कंस्ट्रक्टिव यानी कि बनाया गया, एक रिक्वेस्ट में बनाया गया, ठीक है ना। ये जो बी है ना, ठीक है ना, जो बी है देखो आप, इसमें वेयर हाउस मैनेज ने होल्ड कर रखा है गुड्स ऑफ ए, एग्रीज टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी एट ए रिक्वेस्ट, ए के रिक्वेस्ट, ठीक है ना, जिसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते। इसके बाद देखो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सबसे पहले बेटा आपको बताया एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, ये सब पढ़ रखा है आपने, ठीक है ना। दो पार्टीज होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, जो गुड्स डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन। गुड्स में क्या क्या नहीं आता था अभिषेक? मनी, ऑक्शनेबल क्लेम्स, इमूवेबल एसेट्स और सर्विस, ठीक है ना। प्राइस होना चाहिए दोनों बीच के गुड्स में, गुड्स ट्रांसफर होना चाहिए बायर के पास, गुड्स कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट या फिर कंडीशनल, ठीक है ना। फिर बेटा इसका एक डिफरेंस इसको पढ़ लेते हैं। इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, इसमें कब होता है? कंडीशन होने के बाद। एग्रीमेंट टू सेल में कब होगी प्रॉपर्टी ट्रांसफर? जब कंडीशन फुलफिल होगी। इसमें सेल क्या एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। इसमें क्या, अगर सेल है तो बायर अगर फेल है गुड्स पे करने के लिए, तो सेलर क्या कर सकता है? डैमेजेस ले सकता है, रिकवरी ऑफ प्राइस कर सकता है। बट इसमें क्या कर सकता है? बस स्यू कर सकता है, डैमेजेस, प्राइस की रिकवरी नहीं ले सकता है। इसके बाद देखो ये क्लेम कर सकता है डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी, स्यू फॉर डैमेजेस। ये कमिट अगर ब्रीच हो रहा है तो बायर क्या करेगा? बस क्लेम करेगा। इसमें रिस्क ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें क्या है देखो आप, इसमें क्या होता है? अगर गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो लॉस सारा का सारा किसके ऊपर होगा? सैलरी के ऊपर होगा। इसके बाद देखो आपका आता है सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इज इन द लायबिलिटी ऑफ बायर। और इसमें क्या होगा? बेसिकली डिस्ट्रक्शन किसमें होगा? लायबिलिटी ऑफ सेलर। इसमें देखो दो आते हैं, सेल और हायर परचेज, ठीक है ना। इसमें बेसिकली प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर की जाती है? बायर को। इसमें किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है? हायर परचेज में। जब लास्ट हायर परचेज एक तरह से एक मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ईएमआई पे की जाती है, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंस पढ़ सकते हो बेटा, स्किप कर दूं मैं इससे आगे? बताओ अभिषेक, नैना, संदीप। कर दीजिए सर। सेल ऑफ बेलमेंट भी पढ़ लेना, ठीक है ना। वैसे बता देता हूँ, सेल में बेसिकली ट्रांसफर है सेलर से बायर, इसमें बैली से सेफ कस्टडी के लिए होता है। इसमें रिटर्न ऑफ गुड्स पॉसिबल नहीं है, एक बार बेच दिया तो बेच दिया, वापस सेलर नहीं लेता है। बट बेलमेंट में क्या, रिटर्न ऑफ गुड्स होगा। इसमें कंसिडरेशन प्राइस में होता है। इसमें कंसिडरेशन कैसा होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ग्रेटिचुअस और नॉन ग्रेटिचुअस एक्ट। इसके बाद देखो बेटा बार्टर और एक्सचेंज। सो बार्टर क्या होता है? इसमें ट्रांजेक्शन को बार्टर कहा जाता है, सेल नहीं कहा जाता। एक्सचेंज में क्या होता है? जहां मनी एक्सचेंज की जाती है, ट्रांजेक्शन होता है, इसमें सेल नहीं होता है। इसके बाद देखो सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट और सेल क्या डिफरेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर से। इसमें बेसिकली क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स है, जहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क और लेबर ऑफ मटेरियल
ठीक है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप पढ़ सकते हो बेटा, इतना डिफिकल्ट है। इसके बाद देखो मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो बेसिकली इमीडिएट डिलीवरी होना चाहिए गुड्स का, प्राइस पेड हो सम फ्यूचर डेट में। इसमें सेम कॉन्सेप्ट यही है, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो वो राइटिंग वर्ड्स ऑफ माउथ पार्टी अदर राइटिंग में वर्ड ऑफ माउथ तो इम्प्लाइड हो तो भी माना जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो आप, इसमें 4 यूनिट है ना बेटा। एक देखो आपका बेसिक मीनिंग, फिर कंडीशन एंड वारंटी क्या होता है, फिर राइट ऑफ अनपेड सेलर, ठीक है। अब इसमें देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स में, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले तो यह अग्रीमेंट वाइड होगा, सारे के सारे एग्रीमेंट वाइड होंगे। अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉयड कर दिया गया सेल से पहले तो सारे एग्रीमेंट क्या होंगे, वाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें प्राइस एंड मोड्स ऑफ फिक्सिंग द प्राइस, जो फिक्सेशन ऑफ प्राइस है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से होना चाहिए। यह आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रिस्क्राइब होगा। फिक्सेशन डीलिंग से हो सकता है, एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। फिक्सेशन ऑफ प्राइस अगर थर्ड पार्टी से हो रहा है तो किसके बिहाफ पे होना चाहिए, टर्म एंड कंडीशन में। अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा आपका, वाइड हो जाएगा, ठीक है ना। सो बेसिकली अगर कोई एग्री कर रहा है सेल करने के लिए 100 बैग्स ऑफ राइस टू बी to fix by the C, but C failed to fix the price. In such case, agreement became void on C failure to fix the price. ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। बोलो अभिषेक, संदीप। से क्लियर है जी सर। यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ना है। यूनिट 1 में बेसिक sir. डेफिनेशन दी गई है, टाइप्स ऑफ गुड्स दिए गए हैं, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिजेंट गुड्स, कैसे डिलीवरी होती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजें नहीं आती हैं। कब पास किया गया था लॉ ये पास किया गया था 1 जुलाई 1930। ये कब पास किया गया था मैं दिखा देता हूँ, 1 जुलाई 1930 को, ठीक है ना। एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब इसके बाद बेटा आपका आता है क्या, कंडीशन एंड वारंटी। तो बेसिकली कंडीशन एंड वारंटी को मैं कहां से पढ़ूंगा, कंडीशन एंड वारंटी का मेन कॉन्सेप्ट आज हम समझ लेंगे, ठीक है ना, आज की क्लास में। कंडीशन एंड वारंटी किसी को आइडिया बेटा क्या होता है, बताओ अभिषेक। सर जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें हमें गारंटी मिलती है कि हम इतने टाइम पीरियड में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करा सकते हैं। दैट्स वारंटी। यस, वारंटी होता है ना, वारंटी नॉट गारंटी। वारंटी कह रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ओके। और कंडीशन क्या होता है बेटा, कंडीशन जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उसमें हम अपनी डिमांड लिखते हैं, आई थिंक उसको। कंडीशंस अप्लाई। हाँ वही तो बोल रही हूँ मैं। बिकॉज जो जो हमने डिमांड रखी उसको उसको एज पर कंपनी नॉर्म्स देखा जाएगा, उसके बाद वो अप्रूव की जाएंगी कंडीशन अप्लाई। राइट। राइट। बाकी सर आप हम जीत गए। मैं बता रहा हूँ, मैं तो इजी तरीके से दिखा रहा हूँ, देखो आप। ओके। इस पूरी बुक में सेम है, सब कुछ वही सेम, कुछ लगा अलग नहीं और सब सेम। देखो आप इसको बेटा एक मैं इजी तरीके से दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। कंडीशन एंड वारंटी। सो बेसिकली कंडीशन एंड वारंटी में क्या क्या आता है, देखो आप। एक मिनट, क्या बोलता है, एक मिनट बेटा। देखो कंडीशन एंड वारंटी में क्या होता है, देखो मैं फर्क बता देता हूँ।
कंडीशन में क्या होता है बेटा, जैसे कंडीशन, तो इसमें हम गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं। कंडीशन एंड वारंटी में मेन जो डिफरेंस है वो क्या है? कंडीशन क्या होता है बेटा, हम गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं, बट वारंटी में गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकते। क्लियर है ना ये चीज? मेन अगर आपसे कोई पूछे फ्यूचर में तो आप क्या कहेंगे, कंडीशन में हम गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक कंडीशन रखी गई। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, क्लेम को रिफंड कर सकते हैं, बट वारंटी में क्या होता है, बस क्लेम को रिफंड कर सकते हैं, डैमेजेस ले सकते हैं क्लेम। सर वारंटी मेजरली कन्फाइंड टू सर्विसेज ओनली। हाँ ठीक है ना, तो आ गया बेटा यहाँ तक समझने। देखो कंडीशन क्या है, एसेंशियल है, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। अगर ब्रीच हुआ कंडीशन में तो इसको क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। अगर वारंटी ब्रीच हुआ तो इसमें बस डैमेजेस को ले सकते हैं, ठीक है ना। सो ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या बोला जाता है, ब्रीच ऑफ वारंटी बोला जाता है। वहीं ब्रीच ऑफ वारंटी को क्या नहीं बोला जाता, ब्रीच ऑफ कंडीशन। इसका एग्जांपल मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, वैसे होगा नीचे। सर मैं बताऊं आपको एग्जांपल बेस्ट। हाँ बताओ बेटा। इसका एग्जांपल हुआ कंडीशन का जोमेटो डिलीवरी। हाँ वेरी गुड। कभी कभी खाना अगर खराब आ गया तो कंडीशनली को रिफंड आ जाता है, ये चीज हो जाता है। करेक्ट है। ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं इसमें। है नैना क्या कह रहे हो? जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, मेरा बेटा बता रहा है, क्या बता रहा है, ज़ेप्टो। हाँ मतलब कॉन्सेप्ट वहाँ आ सकता है, कॉन्सेप्ट वाला। मतलब बेटा भी क्लास ले रहा है क्या बेटा? बैठा हुआ है। सही है, अच्छा। देखो आप कंडीशन हमने समझ लिया बेटा। कंडीशन क्या है, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद देखो ये बेसिकली डिपेंड होता है किसमें, डिपेंड अपॉन द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली अगर ब्रीच होगा कंडीशन का तो जो एग्रीड पार्टी है, जिसकी तो कोई गलती नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, गुड्स और डैमेजेस को क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, अब इसके बाद आता है बेटा, ये एक मिनट में ये अभी बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, आप नीचे चलेंगे। फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। एक मिनट, पहले मैं थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट करा दूं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, अभी समझ में भी नहीं आएगा ये, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, ये जो बेटा अनपेड सैलर ने, इसके बारे में बता देता हूँ बस, ठीक है ना। अभी हमारे मेन जो कॉन्सेप्ट है वो रह गया है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट रह गए? एक कंडीशन एंड वारंटी के बारे में रह गया है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बारे में रह गया है। अभी जो मैं बस एक ऊपर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो कौन सा बता रहा हूँ, अनपेड सैलर, ठीक है ना। सो अनपेड सैलर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जामिनेशन पॉइंट से आ सकता है। सो अनपेड सैलर क्या होता है, बेसिकली अनपेड सैलर जिसको अपना मनी प्राइस नहीं मिला है, ठीक है ना। सो अनपेड कहने का मतलब है इसमें फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले जो होल पार्ट ऑफ प्राइस ऑफ पेड नहीं किया गया, सेलर के पास एक इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन है, किसके लिए, प्राइस के लिए। मतलब सेलर क्या है, प्राइस की डिमांड कर सकता है। इसके बाद देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर रिसीव्ड है तो इसमें सेम डिसऑनर किया जा सकता है। राइट ऑफ अनपेड सेलर में देखो, अगर अगेंस्ट गुड्स है तो गुड्स में क्या कर सकता हूं, लेन। व्हाट इज द राइट ऑफ लेन? लेन का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को आइडिया? प्रोडक्ट, क्या? टू गेट दी प्रोडक्ट। हाँ वेरी गुड, टू गेट, नहीं बेटा, सीज कर देना। लेन का मतलब होता है अभिषेक, सीज कर देना। राइट टू रिटर्न राइट ऑफ लेन का मतलब, हाँ, सीज कर देना, ठीक है। तो राइट ऑफ, देखकर खुद सोचना, आप सेलर को उसका अमाउंट नहीं मिला और गुड्स क्या डिलीवरी के लिए जाने वाले, तो गुड्स को क्या कर लेगा, सीज कर लेगा, उसका अमाउंट
उसको अमाउंट उसका नहीं मिला तो क्या कर सकता है, वो सीज कर सकता है। तो वो इसके बाद amount देखो राइट, हाँ बोलो बोलो बेटा नैना। उसमें गुड सीज होगा ना, क्या? जब अमाउंट नहीं मिलेगा उसको तो गुड सीज होगा ना उसमें। हाँ हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ना। इसके बाद देखो आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट कहने का मतलब है जो डिलीवरी के मतलब मिड में डिलीवरी तक पहुंचा नहीं एक्चुअल प्लेस तक और स्टॉपेज कर दिया गया, तो इसको क्या बोला जाएगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है ना। इसके बाद देखो राइट ऑफ फ्री सेल कहने का मतलब है मुझे जो मैंने गुड्स सेल किया है उसका पैसा नहीं मिला, प्राइस नहीं मिला, तो मेरे पास एक पूरा राइट है, मैं क्या कर सकता हूँ, गुड्स को सेल कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की गई है, ट्रांसफर यानी कि सेल नहीं की गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीवरी को होल्ड पे रख सकता हूँ या फिर सेकंड अनदर राइट है, ये किसके लिए, गुड्स के लिए, ठीक है ना। अब बायर के खिलाफ क्या क्या राइट होता है, अगर बायर से मैं क्या क्या राइट ले सकता हूँ, क्या क्या राइट है अनपेड सेलर का अगेंस्ट बायर। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, रिकवरी ऑफ सूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, डैमेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सूट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहने का मतलब है प्रॉफिट के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जो हमारा नुकसान हुआ, टाइम वेस्ट हुआ उसके लिए। यहां तक क्लियर है? बोलो अभिषेक, यहां तक क्लियर है? बोलो बोलो बेटा, नैना, अभिषेक, संदीप, वॉइस आ रही है? जी सर क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी सर। पर्टिकुलर लाइन से करवा दें। हाँ मैं याद करा दूँ, उसका डिफरेंस करा दूंगा ना निकिता में, नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से करा दूंगा। निकिता का एक डाउट है बेटा कि जनरल लेन और पर्टिकुलर लेन का एक डिफरेंस, तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिफरेंस स्टार्ट क्लास करेंगे ना तभी कर लेंगे आप, पर मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट को फिर दोबारा से करा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक बेटा, क्योंकि ये तो देखो राइट ऑफ लेन में कुछ सारी चीजें गिवन है, आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा, काफी सारी चीजें तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। जनरल लेन और पर्टिकुलर लेन, बेसिकली पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक गुड्स के लिए होता है और जनरल लेन इसमें गुड्स को नहीं देखा जाता, सारे के सारे गुड्स को क्या कर दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है, ठीक है ना। पर्टिकुलर लेन कहने का मतलब है पूरे गुड्स में कोई एक खराब चीज है उसको सीज कर दिया पर्टिकुलर लेन के हिसाब से, और जनरल लेन कहने का मतलब है सारे के सारे गुड्स को ही सीज कर दिया, कोई एक गुड्स को देखा ही नहीं है। इसके बाद देखो आप, एक मिनट बेटा, अभी क्लास एंड नहीं है, अभी टाइम है हमारे पास बहुत। देखो आप, एक मिनट, देखो ये जो पीडीएफ है ये सेम उसका ही है, इसको हम करेंगे नहीं, ठीक है ना, बस पढ़ लेंगे। जैसे हमने गुड्स के बारे में पढ़ लिया, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटीजेंट गुड्स क्या होता है। एग्जिस्टिंग में भी हमने 3 तरह के गुड्स पढ़े, असर्टेन जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है, असर्टेन कहने का मतलब जैसे कि बस सिंपल एक गुड्स ले लिया, ठीक है ना। असर्टेन हमने पढ़ा था 50 पेन में से कोई एक पेन लिया। इसके बाद देखो प्राइस की फिक्सिंग कैसे होती है, एग्रीमेंट से, म्यूचुअल डीलिंग से या फिर थर्ड पार्टी से। डिलीवरी कैसे होगा, एक्चुअल, सिंबॉलिक या फिर कंस्ट्रक्टिव। इसके बाद देखो बेटा कंडीशन, सो कंडीशन में सारे वो है एसेंशियल एग्रीमेंट्स है, ठीक है ना। सबसे पहले टाइटल, सैंपल, डिस्क्रिप्शन, सेल डिस्क्रिप्शन। इसके बाद देखो स्पेसिफिक पर्पस ऑफ बायर, यूसेज ऑफ ट्रेड, होल समनेस, ठीक है ना, कस्टमेबल स्टेज में होता है। वारंटी के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर कैविट एम्प्योर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट द सेलर बीवेयर, इससे एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। लेट द सेलर बीवेयर यानी कि सेलर को जागरूक करना, उसे कैप्टेन एम्प्योर कहते हैं। बायर के लिए अलग है, बायर के लिए भी करा दूंगा मैं। लेट द बायर बीवेयर, बायर कहिए
सेलर का कहाँ गया? सेलर कर को नीचे है तो कैविट एम्प्टोर का देखो, लेट द बायर बीवियर, सॉरी, it is the buyer duty to make the right selection of goods. He cannot hold the seller liable for his wrong collection. ठीक है ना? तो इसमें बेसिकली कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है? ट्रेड नेम पे, सैंपल पे, डिस्क्रिप्शन पे। किसी ने मुझे सैंपल के लिए कोई गुड्स दिया है तो मैं उसमें अपना बायर का राइट प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद कोई गुड्स होल समनेस, ये पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? कोई सेलर गुड्स कर रहा है बाय फ्रॉड, इसमें भी अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ गुड्स, प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स, पासिंग ऑफ रिस्क के लिए, ठीक है ना? राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, ये सारा मेंशन है, ठीक है ना? फिर राइट्स ऑफ बायर क्या क्या है? ऑप्शन सेल लास्ट है। ऑक्शन सेल तो बेटा हमने पढ़ा भी है। ऑक्शन सेल पता है किसी को क्या होता है? बताओ अभिषेक, ऑक्शन सेल। मैं बताऊं सर? हाँ बोलो बेटा, ऑक्शन सेल क्या होता था? वो वाली होती है सर जो काफी क्वांटिटी में जो सेल लगती है ना, उसको बोलते हैं। सर बोली लगाई जाती है इसमें। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में कब से आ गया बेटा ऑक्शन सेल? सर पहली बार सुना मैं तो। ऑक्शन जो काफी क्वांटिटी में लगती है उसको बोलते हैं। अच्छा, काफी क्वांटिटी में लगती है, हाँ हाँ ठीक है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऑक्शन सेल क्या होता है कि इनविटेशन टू ऑफर होता है, ये आ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट से। सेल कब कंप्लीट होगा? जब हैमर को बिड किया जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अभी बता देता हूँ। जब सेल लॉट्स में होता है तो जब लास्ट जो लॉट होता है ना, उसमें ऑप्शन क्लेम माना जाता है। इसमें बिडर क्या कर सकता है? फॉल ऑफ हैमर से पहले क्या कर सकता है? प्राइस को बढ़ा सकता है, बोली लगा। ऐसे ये ऑप्शन सेल कब लगता है बेटा? जैसे बैंक ने कोई गुड्स है लोन पे, ठीक है ना, लोन से किसी पर्सन ने कार को परचेज किया और उसकी लोन पे नहीं कर पा रहा, तो बैंक वाले क्या करेंगे? उसी कार का एक ऑप्शन सेल लगाएंगे, जो हायर अमाउंट पे करेगा उसको सेल कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ऑप्शन सेल वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन पॉइंट्स, इसको पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट है बेटा? हमने जो आज पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। नो सर। नेक्स्ट क्लास में बेटा इससे पूरा फिनिश करेंगे आप, ठीक है ना। फिर इसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ईजमेंट एक्ट स्टार्ट करेंगे हम, प्रॉपर्टी लॉ जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ पार्टनरशिप एक्ट इजी हो, जल्दी हो जाएगा वो, तो मैं 15-20 मिनट में करा दूंगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। वो वैसे भी आप उसको रीड करोगे ना पार्टनरशिप एक्ट को, तब भी समझ में आ जाए, वो इतना कठिन नहीं है, ठीक है ना। जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कराना है बेटा, प्रॉपर्टी लॉ और ईजमेंट लॉ कराना है, ठीक है ना। वो थोड़ा कठिन है कि ईजमेंट लॉ क्या होता है, प्रॉपर्टी लॉ क्या होता है। प्रॉपर्टी लॉ के बाद मैं क्रिमिनल प्रोसीजर और कोड सिविल प्रोसीजर कराऊंगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे इंटर रिलेटेड, ठीक है ना। फिर उसके बाद बेटा मैं टैक्सेशन लॉ कराऊंगा। फिर जो लास्ट में लीगल थ्योरी और ज्यूरिसडिक्शन है ना, वो थोड़ा कठिन है, वो भी करेंगे। फिर उसके बाद केस स्टडी लीगल यार सबसे वाहियात और सबसे बेकार मुझे टॉपिक लगता है एलएलबी में, कसम से। कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। आपको इतनी गुस्सा आएगी ना मत बेटा, लीगल थ्योरी है। ओके। पेपर 1 है ना जो आपका, वहां बोरिंग है, सबसे पहला पेपर वही होगा, ठीक है ना। इसी क्लास को आराम से आखिरी में कराऊंगा कि जब पहला पेपर हो तो याद है, हाँ पढ़ा है इसी को, ठीक है ना। तो मैं आपकी सोच समझ के चलता हूँ बेटा कि पहले नहीं, इसमें नहीं, केस इसमें नहीं आएगी। इसमें ना एक्चुअली सेक्शन ज्यादा है। क्या अभिषेक? क्या सेक्शन ज्यादा है, सेक्शन ज्यादा है। हाँ इसमें सेक्शन ज्यादा है। अच्छा, जो आपके एग्जाम में पिछली बार केस स्टडी थे वो कैसे थे? डिफिकल्ट थी कि इजी थी सारी?
सर डिफिकल्टी थी क्योंकि हमें पता ही नहीं था कौन सा पेज कौन सा हुआ था। वो मेंटेनेंस के लिए वो क्लेम कुछ करके कुछ तो यूट्यूब में देखे थे मैंने, एक दो तो लेकिन वो फर्स्ट केस लव सर एक बात तो मैं कहूंगा कि हाँ हाँ आसान तो था ही नहीं। हाँ आसान नहीं था। 9 के 9 पेपर ने था 9 के 9 पेपर ने मार के रखी है हमारी। हाँ हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़की की शादी हाँ। हुई थी, वो कौन सी थी, कब की थी और उसमें मतलब क्या कौन सी चीफ जस्टिस कौन थे। मतलब कह सकते हैं हम अभिषेक कि अगर हम क्लास अटेंड करें तो फेल नहीं होंगे। हाँ मतलब सर। अगर हर संडे क्लास अटेंड करेंगे तो फेल नहीं हो सकते हम। सर मेरा थोड़ा ये स्टडी मान। करनी है सर, थोड़ा स्टडी। हाँ मैं यार देखो लॉ है बेटा, एलएलबी है। मजाक नहीं अब कर रहा एलएलबी की डिग्री आसानी से थोड़ी ना हूँ। बात मिलती तो है सर यार। सही कह रहे हैं। आज की तारीख में ग्रेजुएशन में आप बिलीव नहीं करेंगे अभिषेक, जो बीबीए बीकॉम बच्चे करते हैं वो फेल हो जाते हैं उनकी कितनी सारी बैकें आती है तो चीज पढ़ाई आसान थोड़ी ना यार। खुद सोचो हम पढ़ के ना जाए और सोचे पास हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमें पढ़ना नहीं तो सर, नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, पढ़ना पड़ेगा। और ये तो और हार्ड हो जाएगी ठीक है सेकंड ना, ईयर में, थर्ड ईयर में बुला ले जाएगा। वो तो है बेटा। फिर आज की क्लास को इतने रखे हम अभिषेक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप एक्ट के साथ। ठीक है सर। ठीक है ना, नेक्स्ट ओके क्लास का टारगेट हम पूरा फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट 2 को। ठीक है ना, ओके सर। ठीक है बाय बेटा, फिर जा सकते। बाय बेटा, बाय। बाय नेक्स्ट सर, क्लास बाय में ऑल, बाय ऑल, बाय। सर। बाय बेटा, बाय। संदीप जी बाय, सर बाय, सब बाय, ओके। बाय बेटा, बाय बाय। ठीक है, जा सकते हो बेटा अभिषेक आप। थैंक यू। ठीक है।